कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में। अगेन दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर श्रवण चावड़ा वेलकम्स यू इन टुडेज महफिल माय लवली इंटेलेक्चुअल एंड डार्लिंग वंस। इंग्लिश की तबीयत ठीक है ना मेरे दोस्तों? कल आपने एक क्लास देखी और आज एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लिए कमर कस ली है और फर्स्ट फ्लाइट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है बेटा। अब मेरी बहुत अच्छे से बात सुनिएगा, क्योंकि आपने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की क्लास बहुत अच्छे से देख ली जो हमने कल ली थी। अब बारी है मेरे दोस्तों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तुम्हारे एक जबरदस्त कमेंट है कि सर आपने जो पढ़ाया वही आएगा क्या? हाँ बेटा, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, मैंने जो 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से दिए हैं उससे बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है। 80 to 90% पेपर वहीं से आएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर आपने अनसीन पैसेज दिए थे मॉडल पेपर में, वहीं से आएंगे क्या? अरे भाई वो कैसे आएगा यार, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों लगभग 80 से 90% पेपर आपको उस एक क्लास से मिल जाएगा, ये पूरे विश्वास से कह रहा हूं। अब आती है बात मेरे दोस्तों आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, वो भी वन शॉट है ना। और इससे पहले जो हमने फर्स्ट फ्लाइट किया था वो भी वन शॉट था। चिंता मत करो, इसमें भी तुम ही हो माता पिता तुम ही हो वाला भी है। वन चैप्टर वन क्वेश्चन भी दूंगा बेटा, चिंता मत करना। और उसके बाद आएगी ग्रामर ग्रामर ग्रामर। बहुत 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 बढ़ चढ़कर हम ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बढ़ चढ़कर हम ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, सब कुछ होगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे दोस्तों, और एक और बात तुम्हारा 12 तारीख को एग्जाम है ना? 12 तारीख को सुबह 5 बजे क्लास लेकर आऊंगा। 12 तारीख को सुबह 5 बजे क्लास लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। इवन 4:30 बजे, 4 बजे क्लास लेकर आऊंगा, 4 बजे। बस वादा रहा तुम्हारे भाई का। आ जाओ मेरे दोस्तों, 4:30 या 4, 4 या 4:30 के आसपास आओ मेरे दोस्तों। महामैराथन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आप सभी के सामने। अब मेरे दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सबको पता है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हमारा एक ऐसा बुक है जिसमें से 5 तो सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं। मैंने कहा 5 तो सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों। आइए समझाता हूं, कहानी को आपके सामने रखता हूं। हम क्या पढ़ने वाले? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर प्रोज आते हैं और वो टोटल है 9। इन 9 के 9 को हम पढ़ेंगे और उसके साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आइए मेरे दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा पैनल होता है तो कहीं कहीं छोटी छोटी कोई मिस्टेक रह जाती है, तो मैं हाथों हाथ आंसर काट के वापस ठीक भी करवाता हूं। आइए समझाता हूं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, आप सबको पता है दोस्तों, इस कहानी को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अ चैप्टर जिसके अंदर एक ट्रिकी नाम का कुत्ता है। लड़का बोलना पड़ रहा है यार, क्योंकि उसको रखा जाता है जैसे मानो नवाबों का बच्चा हो। ठीक है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों फिर बोल रहा हूं, ट्रिकी एक ऐसा कुत्ता है जो मिसेस पेम्फरी के घर पर रह रहा है। मिसेस पेम्फरी के लिए वो कुत्ता नहीं, वो उसका बच्चा है। और मिसेस पेम्फरी एक बहुत पैसे वाली औरत है। क्योंकि वो बहुत पैसे वाली है तो ट्रिकी को ऐसे रखती है मानो जैसे कि लाड दुलार प्यार और पैम्परिंग इतनी है कि क्या कहें। उसको खिला खिला के इतना मोटा कर दिया है और फिर क्या कह रही है कि वो खाना नहीं खा रहा है। अब तुम खाना कैसे खाएगा? मिस्टर हैरियट इसके डॉक्टर जो है ना, वो उसके पर्सनल डॉक्टर है जिन्होंने चैप्टर लिखा है ना, वो इसके पर्सनल डॉक्टर हैं, वो बार बार चेक करते हैं। आज उनकी मुलाकात सड़क पर ट्रिकी और ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी मिस्ट्रेस पेम्फरी से हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्या है? अबाउट द स्टोरी, द स्टोरी टॉक्स अबाउट अ डॉग। ये कहानी जो है एक डॉग को लेकर है जिसका नाम है ट्रिकी, विच इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय मिस्ट्रेस पेम्फरी। ठीक है, आइए डॉग की अगर बात करें तो डॉग का नाम है मेरे दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, डॉग का नाम है मेरे दोस्तों ट्रिकी। क्या बोला मैंने? ट्रिकी। हाँ, दिस डॉग हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कुत्ता काफी समय से बीमार है और ड्यू टू ओवर ईटिंग। उसका मोटा कारण क्या है? ओवर ईटिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसका कारण क्या है? ओवर ईटिंग। ठीक है, द वेटरनरी डॉक्टर, और वहीं पर अगर मैं बात कहूं तो वह लिखा हुआ है द वेटरनरी डॉक्टर। डॉक्टर की जहां तक बात करें, मिस्टर हैरियट इज द पर्सन हु हेल्प्स इट इन इंप्रूविंग। और इस चैप्टर के अंदर एक डॉक्टर साहब भी है, भाई साहब, बड़ा बड़ा गुद्दा लगाकर इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर साहब। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर हैरियट। ध्यान रखना बेटा, छोटी छोटी बातें, इसी में से 5 नंबर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे तो तुमसे पूछ लेंगे कि मिस्टर हैरियट की जो ट्रिकी की मालकिन थी उसका नाम क्या है, जिसके डॉक्टर हैरियट पर्सनल घर के डॉक्टर थे।
तो उनका नाम है मिसेस पैम्फरी, ध्यान रखना, ठीक है। और यही वो इंसान है जो ट्रिकी का ध्यान रखते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। मिस्टर जेम्स हैरियट रेगुलर डॉक्टर टू ट्रिकी, ये ला, ट्रिकी के डॉक्टर हैरियट क्या है, रेगुलर डॉक्टर हैं। मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा इसमें। डॉक्टर सीज मिसेस पैम्फरी स्ट्रोलिंग, एक दिन की बात है, एक जगह से भाई साहब टहलते टहलते चला जाता हूं किसी की धुन में। मिसेस पैम्फरी और उनका कुत्ता सड़क पर चल रहे थे। अचानक से इधर आता हुआ एक रास्ता जो है, वहां से हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब जो है ना, काली काली थार में बैठा दूं बेटे, आजा मेरी गाड़ी में तू बैठ जा, धुआं फेंकती है। तो ढंग से सुनना, यहां आए और फटाफट यहां पर मिसेस पैम्फरी जो है अपने कुत्ते को लेकर चल रही हैं। अब तुम भाई साहब उनकी मुलाकात होगी, साथ में है कुत्तोज, कुत्तोज साथ में है, तो कुत्तोज के बारे में बात हो रही है कि आपका कुत्ता इतना बड़ा काहे हो गया, हाँ आपका कुत्ता इतना बड़ा काहे हो गया। और डॉक्टर हैरियट की बात, डॉक्टर हैरियट जो है वो उस कुत्ते को देख रहे हैं, है ना, और वो पूछ रहे हैं कि कुत्ते की ऐसी क्या हालत कर दी है आपने, कुत्ते की ऐसी क्या हालत कर दी है आपने, है कुत्ता बेचारा, इतना बढ़िया कुत्ता आपके पास, उसे इतना क्या ढालू जैसा कर दिया है, हाँ अजीबोगरीब शेप हो गया उसका, ऐसा क्यों कर दिया आप। तो क्या होता है, वो कहते हैं ट्रिकी को क्या हुआ, ये ऐसा कैसा दिख रहा है, उसकी आंखें, उसकी आंखों को ब्लड शॉट यानी कि खून जैसी लाल लाल आंखें हो गई थी, समझे बेटे, खून जैसी, कातिल ऐसी, बहुत बढ़िया। मिसेस पैम्फरी, हाँ इट मिसेस पैम्फरी क्या कहती हैं, अच्छा उसको एक बीमारी भी थी, रुईमी, याद है, रुईमी नाम की बीमारी थी जिसका मतलब होता है आंखों से पानी टपकना, ध्यान रखना, ठीक है। इट इट्स नथिंग। मिसेस पैम्फरी बोलती है डॉक्टर हैरियट मैं क्या कहूँ आपको, क्या बताऊं डॉक्टर हैरियट, हाँ ये तो ना खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है, ये तो कुछ खाता भी नहीं है, सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि इसको कुपोषण का शिकार हो गया है। तो और कहती है कि वो पूछता है कि तो आप इसको खाने में क्या दे, मैं तो कुछ नहीं है, बस सुबह ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर में लंच कर लेता है और शाम को डिनर कर लेता है, इतना करता है, और उसके बीच में बस मैं उसको थोड़ा सा माल्ट, लीवर, कोल्ड ऑयल और हॉर्लिक्स वगैरह देती हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं देती, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं देती। ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, उसके बीच में भी कुछ और खिला रही है और कह रही मैं उसके बीच में कुछ नहीं दे रही, और क्या चाहिए, भुक्कड़ कुत्ता है ये, भुक्कड़ कुत्तोज। मिस्टर हैरियट जो है, डिड यू कट डाउन हिज वेट, डॉक्टर हैरियट पूछते हैं मैंने आपसे इसकी कुत्ते की वो जो आप इसको मिठाइयाँ खिलाती हो, केक चॉकलेट वगैरह, वो तो आपने थोड़ा कंट्रोल करी है। तो मिसेस पैम्फरी कहती है हाँ मैंने कंट्रोल करने की खूब कोशिश करी है, मैं क्या बताऊं आपको, जस्ट आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मैं उसको आइसक्रीम्स खिलाती हूँ, केक्स खिला देती हूँ और चॉकलेट्स खिला देती हूँ, इसके अलावा मैं अब कसम से कुछ नहीं खिलाती। और बचा क्या है, आइसक्रीम केक चॉकलेट, और फिर क्या, रसमलाई खिलानी है इसको, है ये रसमलाई खाएगा, और बचा क्या है, सब खिला दिया और बोल रही है और क्या चाहिए, और क्या खिलाओ, अरे भाई और कुछ नहीं खिलाना होता है ना। वो इतने इतने में ही उसका पेट भर गया है, तुम कहां उसको खिलाए जा रहे हो, हाँ और कहां खिलाए जा रहे हो। अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट एडवाइस देते हैं, वो कहते देखिए आपके कुत्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपका कुत्ता ग्रीडी है, उसको बोलो, उसको 6 बजे बोलो सुबह, कहता खाना खाएगा, कहता हाँ, उसको बोलो 9 बजे बोलो सुबह, कहता खाना खाएगा, कहता हाँ, उसको रात, उसको 3 बजे बोल दो दोपहर में, वो कहता खाना खाएगा, हाँ, उसको रात की 12 बजे बोल दो AM, हाँ वो कहेगा हाँ। अरे आपके कुत्ते को आधी रात को रोटी खिलाओगे ना खड़े करके, हे वुड यू लाइक टू ईट, कहता हाँ। अब वो कुत्ता ऐसा है आपका, वो खाने को मना करता ही नहीं है, आप उसे एक्सरसाइज करवाती हो, कहती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वॉकिंग गेम कुछ करवाती हो, कहती है नहीं बस आप देख लो थोड़ा बहुत मेरे साथ घूम रहा है, जो घूम रहा है, बाकी तो नहीं हो पाता है, और ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं हो पाती है, जस्ट वॉकिंग हो रही है, रिंग थ्रो गेम नहीं हो पा रहा है ना, मुझे लगता है। तो एक्चुअली वो मेरे घर का जो सर्वेंट है ना, वो उसको लुम्बर्गो नाम की बीमारी हो गई, जिसका मतलब जॉइंट पेन होता है, ठीक है, तो शायद वो करवाता था तब था, तो अब तो नहीं करवा पा रही हूँ, क्या करूँ आप बताइए। तो यहाँ पर डॉक्टर हैरियट बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं देखिए मैम अगर आप इसकी स्वीट को कम नहीं करवा पाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुत्ता बहुत सिवियरली बीमार पड़ जाएगा। मैं जानती हूँ डॉक्टर हैरियट आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पक्का करूंगी, और वो वहां से चली जाती है। और ऐसा लगता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा,
ध्यान रखिए, इसको एक अच्छी डाइट दीजिए और अपना दिल थोड़ा टाइट कर लीजिए, अपना दिल थोड़ा टाइट कर लीजिए और इसको अच्छी डाइट दीजिए, स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो कुत्ते को। वो वहां से निकल जाती हैं और डॉक्टर हैरियट उसको जाते हुए देखते हैं कि वो चले तो गए हैं, हाँ वो चले तो गए हैं, वो चले तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं उसको लगा कि मानो ना मानो, इन्होंने तो मुझे ये बताया कि ये लंच ब्रेकफास्ट और क्या कहते हैं डिनर करवाती हैं और बीच में कोल्ड ईवल ऑयल, हॉर्लिक्स, हाँ माल्ट ऑयल, और इसके अलावा तुम्हारे केक्स पेस्ट्रियां देती हैं। उस बात का क्या जो इन्होंने मुझे बताई नहीं? इसका मतलब है कुछ और भी तो खिलाती होंगी, कुछ और भी तो खिलाती होंगी, वो तो बताया नहीं इन्होंने। अब क्या होता है? तो द प्रेडिक्शन टर्न करेक्ट, वो जाते जाते देखता है कि पक्का मेरे पास मानो ना मानो अब भी इस लेडी का 10 दिन में कॉल आ जाएगा। प्रेडिक्शन टर्न करेक्ट, प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, हो गई। रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिसेस पेम्फरी, पेम्फरी से कॉल आ गया, मिस्टर हैरियट मेरा बेटा कुछ खा नहीं रहा है, वोमिटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, चल भी नहीं रहा है, सिर्फ हाँप रहा है और रग पर बैठा हुआ है। मिस्टर हैरियट कुछ तो करिए मिस्टर हैरियट। हाँ, एडवाइस ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर अ 4th नाइट। उन्होंने कहा कि ट्रिकी को 4th नाइट क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, जिसका मतलब है 14 डेज। आपसे पूछ लेंगे ट्रिकी को कितने दिन हॉस्पिटलाइज किया गया था? 14 डेज हॉस्पिटलाइज किया गया था, ध्यान से समझना। रीच्ड होम टू कलेक्ट हिम। अब मिस्टर हैरियट ने कह दिया 14 डेज इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और डॉक्टर हैरियट ने पहले ही ये पक्का प्लान कर लिया था कि क्या करना है। उन्होंने गाड़ी की चाबी लगाई, सब गाड़ी ऑन करी, वो सीधे चले गए कहां पे? मिसेस पेम्फरी के घर पे, और उसको लेने के लिए। हर कोई वहां पर उदास था, ट्रिकी जाने वाला, और ट्रिकी का घर भाई कोई नॉर्मल घर नहीं है। ट्रिकी के घर के अंदर कितनी सारी मेड्स हैं काम करने के लिए, है ना, सारे डिसअपॉइंटेड है। ट्रिकी जा रहा है, हाँ ट्रिकी जा रहा है। अब ट्रिकी जा रहा है तो कोई आंसू पहुंच रहा है, कोई उसके खाने के बर्तन लेकर आ रहा है, कोई उसके ओढ़ने की रजाइयां लेकर आ रहा है, कोई उसके तकिए लेकर आ रहा है, कोई उसके खाने के लिए सुबह की बटकी अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, ये सब लेकर आ रहा है। दिमाग पूरी तरह से कितना फैल सा गया, ठीक है, फैल सा गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये थोड़ा वहां देखने को मिला। अब क्या होता है? अब क्या होता है? हाँ, अब क्या होता है कि अब क्या होता है? हाँ, तो फाइनली क्या होता है कि हाँ, तो लास्ट में तुम्हें पता है जिस समय वो चादर वदर डाल के लेके आ ही रहा होता है, वो गाड़ी घुमा के लेके जा रहा होता है, सब जने जो होते हैं कितने में आंसू बाहर होता है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि पता नहीं, अबे सीख दे रहे हो क्या? वापस आएगा, ससुराल थोड़ी जा रहा है कि वापस कभी नहीं आएगा, कुत्ता ही तो है, लेकिन घर में ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि राजकुमारी को विदा किया जा रहा है। और मिसेस पेम्फरी पीछे से इतने सारे कपड़े लेकर आती है और गाड़ी की पीछे की सीट में मेरा ट्रिकी ऐसे करके, जितना अंदर जाता है उतना अंदर, बाकी बाहर, यानी कुछ वही तकिए वकिए, उसके कोट वोट, उसके पास बहुत सारे कोट है भाई साहब, खतरनाक कुत्ता है। ठीक है, अब क्या होता है? फाइनली उसको सर्जरी में लेके आते हैं। सर्जरी इज इक्वल टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल इज इक्वल टू सर्जरी। दूसरे कुत्ते जो आते हैं वो कहते हैं अरे भाई अपन की गली में कोई आया मांगता है, समझे क्या? हाँ, अपन की गली में कोई आया मांगता, समझे क्या? मतलब क्या? हमारी गली के अंदर कोई ना कोई आया है का मतलब क्या? कुत्तों का हॉस्पिटल था ये। तो जब नया कुत्ता वहां जाएगा तो बाकी वाले कुत्ते अपन की गली में कौन आया है, ऐसे वाला मामला। सब उसको आते हैं, सूंघते हैं, सब ट्रिकी को घेर लेते हैं। ट्रिकी उनके लिए एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, मोशनलेस एंड इग्नोरेंट। उसे देखकर वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अब इस हॉस्पिटल में, शुरू होता है किसका? उन कुत्तों का भी चल रहा है, इसका भी शुरू होता है। देखो, ट्रिकी को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके लिए पर्सनल बेड लगाया जाता है ना, शानदार पर्सनल बेड। वॉजंट गिवन अ पैक ऑफ फूड, और उसको एक दाने तक का खाना नहीं दिया जाता है फॉर 2 days बट ऑफ वाटर, उसको सिर्फ पानी दिया जाता है, 2 दिन तक खाना नहीं देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ट्रिकी जो होता है अपने आसपास में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। ठीक है, विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के, ओनली प्रॉपर डाइट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डाइट चल रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे ट्रिकी जो है इंप्रूव करने लगता है। तीसरे दिन ध्यान रखना क्या होता है? बिगेन एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स। अब धीरे धीरे उसने दूसरे कुत्तों की पार्टी ज्वाइन कर ली है। बिकेम अ मेंबर ऑफ द गैंग, और वो उसी गैंग का हिस्सा बन गया है, और हंटिंग रैट्स ऑल नाइट। तीसरे दिन हमें थर्ड डे, मैं क्या कह रहा हूं, थर्ड डे जो है वो कहीं ना कहीं उसको, थर्ड डे वापस सुनो, थर्ड डे जो है वो कहीं ना कहीं उसको क्या दी जाती है?
थर्ड डे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मिसेस पेम्फरीज रिएक्शन, सेंट एग्स। अब मिसेस पेम्फरी 10 बार फोन करे, एक दिन में 12 बार फोन करे, कैसा है मेरा बेटा, और ट्रिकी को सिर्फ पानी पे रखा गया। तीसरे दिन खाना दिया गया, धीरे धीरे वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा, अब वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। 6, 7, 8, 9 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। मिस पेम्फरी को पता चलता है कि, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कैसा है मेरा बेटा, उन्होंने डॉक्टर को पूछा, जब डॉक्टर ने कहा कि हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आपका कुत्ता ठीक है ना, लेकिन इतनी देर में कि बच्चा ठीक हो रहा है तो मिसेस पेम्फरी ने उसको अंडे, वाइन, ब्रांडी, डॉक्टर साहब की तो आंखें ही ऐसी हैं, क्या बात कर रहे हो, ब्रांडी, हाँ ऐसी होगी आंखें। कॉल्ड ऑफन, बहुत बार कॉल करती थी, लेकिन वो हमेशा कुत्ते की चिंता करती थी कि मेरा कुत्ता कैसा है, मेरा कुत्ता कैसा है। मिस्टर हैरियट्स रिएक्शन, मिस्टर हैरियट कहते थे नथिंग वाज गिवन टू हिम। मिस्टर हैरियट कुछ देते ही नहीं थे उसको, ना तो अंडा, ना वाइन, ना ब्रांडी। मिस्टर हैरियट और उसकी पूरी टीम जो थी उस पूरे खाने को खाती थी, कि उनको पता था कुत्ते को ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है। द डॉग कुडंट बी गिवन सच अ डाइट। डॉक्टर साहब कहते हैं ये कौन खाएगा, लेट्स एंजॉय, अपन खाएंगे, कुत्ते को कौन देगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अब डॉक्टर हैरियट के मन में टेम्पटेशन आने लगी, वो एक दिन में 2 डजन अंडे बेचती थी। मिस्टर हैरियट के दिमाग में आया कि क्यों ना इसको परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, हाँ परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, हैव द मील एवरी डे, है ना। हाँ, और क्या करेंगे, सुबह खाना खाएंगे तो भाई साहब 2 अंडे खा लेंगे, दोपहर में थोड़ी वाइन ले लेंगे, शाम को ब्रांडी, वाह वाह वाह। फाइनली फेल्ट अबाउट पेम्फरी हु कुड बी सफरिंग। फिर उन्होंने कहा नहीं रे यार, ये तो ठीक नहीं है, बेचारी वो कितनी परेशान हो रही होगी। फाइनली अगले दिन उसने कह दिया कि आपका कुत्ता बिल्कुल रेडी है फाइनल कलेक्शन के लिए। कन्वॉल्सिंग एक वर्ड यूज किया गया है ना, जिसका मतलब होता है ठीक होना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जैसे वो कहा तो मिसेस पेम्परी में तो तुनता ना 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 तुनता ना 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 तुनता ना 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 तुनता ना 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 वाली फीलिंग आ गई। ठीक है बेटे, फाइनल कॉल, कि आपके फाइनल कॉल के लिए रेडी है। द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड फ्रॉम वांटेड हिज, क्या लिखा है, द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड एंड वांटेड हिज कलेक्शन। ठीक है, शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो इट। उन्हें ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। और फाइनली वो आती है, चमचमाती हुई ब्लैक गाड़ी लेकर आती है सर्जरी के जस्ट सामने। हैरियट उनको कहते हैं अरे आप मत उतरो, मैं जाता हूँ। हैरियट जो होता है कुत्ते को लेकर आता है, वो पूछती है, और जैसे कुत्ता देखता है उसको तो ओह भाई साहब एकदम अपनी मालकिन को देखकर उनके सामने एकदम कूद से चला जाता है, उनको चाटने लगता है। और फाइनली वो जज जाते बोलती है ओह मिस्टर हैरियट, हाउ मे आई टेल यू, हाउ कैन आई टेल यू, इट्स इंडीड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये सही में शल्य चिकित्सा की जीत है, मतलब आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया, आपने ऐसे इसको ठीक कर दिया। आइए मेरे दोस्तों, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पेम्परी स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई? एक्स्ट्रा फूड, क्रीम, केक, चॉकलेट्स, रिच फूड, बिलीव्ड ट्रिकी वाज टू थिन, आउट ऑफ अफेक्शन और कंसर्न, इसी वजह से वो देना शुरू किया। मार्लिवर कॉइल, है ना, और उसके अलावा तुम्हारा क्या कहते हैं वो एक क्या था, हॉर्लिक्स, ये सब लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज ट्रिकी गिवन टू, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी? प्लेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट डाइट, सबसे पहले तो उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा गया। ओनली वार्म वाटर, वार्म की जगह जरूरत नहीं है, पानी दिया गया। एंड डाइट फूड, बहुत हल्का फूड दिया गया। ठीक है, कैप्टन आइसोलेटेड, उसको अलग रखा गया। एंड गिवन एक्सरसाइज, और उसको खूब सारी एक्सरसाइज दी गई। ठीक है, यस इट हेल्प्ड इन हिज रिकवरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ऑफ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज एन टैक्टफुल और अ कॉमन मैन? सबसे बड़ी बात कहें तो प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस इंसान थे, काम और पेशेंट रहते थे। टैक्टफुल तो थे वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, है ना, और वो इमोशंस को और एनिमल्स के इमोशंस को और बिहेवियर को अच्छे से समझते थे। डन, आगे। Why does Mrs. Pemfrey think the dog's recovery is a time of surgery? सही बात तो ये थी कि वो जो ट्रीटमेंट दिया था ना वो बहुत जबरदस्त था। कंसिडर डाइट एंड केयर एज सर्जरी, overestimate surgery's role and sees improvements as medical interventions. ठीक है, हो गया काम कंप्लीट। आगे, why tempts the doctor to keep Tricky on as a permanent guest? तो Mrs. Pemfrey's gratitude and generosity, offer luxury food and comfort, keeps the doctor well provided with gifts, pleasant, stress free environment for Tricky. आगे, यहां से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा
द थीफ स्टोरी क्या है? देखिए द थीफ स्टोरी, द स्टोरी इज अबाउट, अच्छा ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। अब बात आती है मेरे दोस्तों सेकंड चैप्टर की। कमेंट करके दिखाओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कमेंट करके दिखाओ कोई प्रॉब्लम है क्या, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है मेरे बेटे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, इस नंबर पर आराम से कांटेक्ट करना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें एग्जाम से 5 मिनट पहले कोई प्रॉब्लम होती है मुझे फोन करना, चिंता करने की जरूरत नहीं, सीधे मेरे नंबर है, आराम से पहले व्हाट्सअप कर देना, उसके बाद हाँ उसके बाद मुझसे बात कर लेना, चिंता मत करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एक चीज के लिए गाइड कर दूंगा। द थीफ स्टोरी क्या है? ये कहानी जो है आप सबको पता है मेरे दोस्तों, एक हरि सिंह नाम के व्यक्ति की है, जिसका नाम हरि सिंह था ही नहीं, ठीक है। द स्टोरी इज अबाउट लूजिंग फेथ एंड ट्रस्ट, द फेथ, हरि सिंह इज क्वाइट सक्सेसफुल रॉबर, रॉब्स अनिल एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग क्या थी? द थीफ। पहली बात तो इस कहानी के अंदर आप सबको पता है कि हरि सिंह नाम का एक व्यक्ति है और अनिल नाम के व्यक्ति को लूटता है, ठीक है। हरि सिंह, जो कि हरि सिंह उसका नाम है नहीं, 15 साल का लड़का है, ऑलवेज ट्राइंग टू सर्च फॉर द विक्टिम्स, वो हमेशा अपने कोई ना कोई शिकार ढूंढता है। आस्क्ड फॉर वर्क फॉर अनिल 25 ईयर्स, वो एक दिन अनिल से मिलता है, 25 साल का व्यक्ति होता है, ध्यान रखना, 25 साल इसकी उम्र है, 15 साल हरि सिंह की उम्र है, ध्यान रखना, ठीक है। और बिकेम हिज सर्वेंट, और वो उससे क्या करता है, उसका सर्वेंट बन जाता है, काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। एक और चीज याद रखना, याद रखना फिर बोल रहा हूं, याद रखना फिर बोल रहा हूं, याद रखना फिर बोल रहा हूं, जिस समय इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिस समय इन दोनों की मुलाकात हुई थी, अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था। क्या कर रहा था? रेसलिंग का मैच देख रहा था। होम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और इनका घर कहां था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। मेड फूड टेरिबल फूड। उसने कहा कि भाई तुम, मेरे पास काम वाम तो नहीं है? तो कहता है काम नहीं है। तुम्हें पता है मीटिंग कैसे हुई? मैं एक बार थोड़ा बताता हूं आपको। एक बार क्लब में हरि सिंह जाता है और देखता है दूर दराज से कौन मेरे लायक है। उसको अनिल कहीं बैठा हुआ दिखता है, जो रेसलिंग का मैच देख रहा होता है। दूर से देख कर कहता है हाँ यही जो है प्रेम चोपड़ा, ये आदमी ठीक है प्रेम चोपड़ा, चलो बात करते हैं इससे। जाकर कहता है अरे सर आप तो रेसलर लगते हो। जबकि अनिल कैसा था? एकदम ऐसा सा, है ना, अनिल एकदम ऐसा सा था, ठीक है। तो अनिल भी कम नहीं, अनिल कहता अच्छा हाँ दंगल का हीरो तो तू भी लग रहा है। हाँ दंगल का हीरो तो तू भी लग रहा है। जैसे ही बोला कि दंगल का हीरो तो तू भी लग रहा है ना, एकदम हरि सिंह जो है एकदम खिन्न खा जाता है। पुट ऑफ वर्ड यूज किया गया, क्योंकि वो कह रहा है उस समय बिल्कुल ऐसा था। अनिल तो फिर भी ऐसा है, मैं तो ऐसा ही था बिल्कुल, ठीक है। तो कहता है ऐसा, फिर वो फाइनली कहता है सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। क्या काम करूं? पैसे वैसे नहीं है, पैसे नहीं है। एक बार तो मन में आया कि किसी भूखे नंगे व्यक्ति को हमने याद कर लिया है क्या? हाँ भूखे नंगे व्यक्ति को याद कर लिया है क्या, ठीक है। लेकिन फाइनली फिर पता चला कि नहीं नहीं, भूखे नंगे वाली बात नहीं है, भूखे नंगे वाली बात नहीं है ना। आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस, और फाइनली वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, फिर वो नहीं, ये चीज छोड़ दो अभी, यहाँ नहीं पहुंच रहे। वो फिर कहता है कि तो सर ठीक है खाना तो खिला दोगे? तो क्या खाना, खाना बनाना आता है तेरे को? कहता हाँ खाना जबरदस्त सर गजब। क्या नाम क्या है तेरा? तो मेरा नाम हरि सिंह है। तो ठीक है फिर तू खाना बना सकता तो मैं तेरे को खाना दे दूंगा, चल। वो उसको घर लेकर आ जाता है। उसका घर होता है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। ध्यान रखना बेटा, ये नाम मत भूलना, पेपर में आता है क्वेश्चन। मेड फूड, और रात को खाना बनाता। भाई साहब इतना भयानक खाना होता है, इतना भयानक खाना होता है कि कानों से धुएं निकल रहे हैं, है ना। इतना भयानक होता है कि कानों से धुएं निकल रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? हाँ मतलब गंदा खाना होता है। और अनिल को वो खाना उस दिन कुत्तों को डालना पड़ता है, स्ट्रे डॉग को डालना पड़ता है, ठीक है। और कहता है खाना बनाना आता है। वो कौड़ी के इंसान निकल आया जल्दी निकल, और उसको क्या करता है, वो घर से बाहर निकाल देता है। आस्क हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट वंस, ब्रॉट बैक बीइंग अ बिग हार्टेड पर्सन। और फाइनली क्या करता है, सीन देखो, ये घर है इसका, ये किसका घर है? अनिल का, ठीक है। ये किसका घर है? अनिल का घर है। बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। यहां पर क्या थी? रेलिंग थी, यहां पर रेलिंग लगी हुई है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और यहां पर क्या है, घर से बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है, घर से बाहर निकाल दिया इसको, और ये अब बाहर खड़ा हुआ है। और अनिल को नहीं, हरि को क्या लगता है पता? हरि को लगता है कि मेरी दुनिया की सबसे अच्छी स्माइल है। हरि को लगता है मेरी जैसी स्माइल किसी की हो ही नहीं सकती है। क्या बोलता है? मेरे जैसी स्माइल तो किसी की हो ही नहीं सकती है। और यहां खड़ा हुआ अपना अनिल,
है ना, यहाँ खड़ा हुआ नीचे देख रहा है, वो उसको देख रहा है ऐसे करके, हाल चाल हाल चाल ऐसे देख रहा है उसको, ऐसे देख रहा है मानो जैसे कि, क्योंकि ये 25 साल का है तो बड़ा पर्सन होता है, थोड़ा बड़ा होता था, आता कहता है चल चल चल, नीचे आता है, उसको अंदर ले जाता है कि चल मैं बनाता हूँ खाना कैसे, मैं बताता हूँ खाना कैसे बनाते हैं। फाइनली वो उसको अंदर लेके चला जाता है। कुकिंग फूड टॉट हरी, वो हरी को अंदर ही नहीं ले जाता, हरी को वास्तविक तौर पर खाना बनाना सिखाता है, इसके अलावा उसे पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, सेंटेंस बनाना सिखाता है, यानी कि उसे पढ़ाता भी है। और ये बात हरी को गजब लगती है। ठीक है, अनिल को देखकर ऐसा लगता है कि अनिल का काम बड़ा अजीबोगरीब था। अनिल शायद किसी मैगजीन के लिए लिखता था। नाउ एंड देन उसकी इनकम थी। नाउ एंड देन का मतलब है कभी कभार। ठीक है, वो एक सप्ताह तो पैसे लेता था और दूसरे सप्ताह पैसे दिया करता था उधार लोगों को। ठीक है, वेटेड फॉर द नेक्स्ट चेक, और हमेशा अपने आने वाले नेक्स्ट चेक का वेट करता था। किसका वेट करता था बेटा? चेक का। एंड स्पेंड इट ऑन हिज फ्रेंड, और उसको अपने दोस्तों के साथ क्या कर लिया? स्पेंड कर लिया। क्वीर वे ऑफ अर्निंग, और ये बड़ी अजीबोगरीब वे थी उसकी अर्निंग की, क्योंकि वो किसी ऑफिस नहीं जाता था। ऐसा लगता था मानो जैसे किसी आर्टिकल के लिए लिखता है। बात समझ में आई? अब क्या होता है? अफेयर्स फॉर अनिल एट अनिल्स हाउस। अब यानी कि हरी का अनिल के घर पर क्या अफेयर था? अफेयर मतलब कोई, अबे जिस जमुना स्वीट शॉप पर जमुना नहीं रहती थी। अफेयर का मतलब काम। उसका काम क्या था उसके घर पे? ठीक है, अब क्या होता है? यूज टू स्लीप ऑन द बालकोनी। उसको कह दिया गया था कि तुम बालकोनी पे सोओगे, तुम्हारी जगह कहां है? बालकोनी पर है। मेड टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह चाय बनाता था और पूरे दिन डे टू डे सप्लाई खरीद कर लाता था। ठीक है, हमेशा जितना भी रुपया उसको दिया जाता उसमें से वो 1 रुपया बचा लिया करता था। चोरी करता था। चोरी का मतलब होता है बार्गेनिंग करके रुपया बचाने की कोशिश करना। ठीक है, अंटाता नहीं था। अब आगे क्या होता है? अनिल हैड सम क्लूज इन हिज माइंड अबाउट दिस चीटिंग। अनिल को थोड़ा थोड़ा पता था कि हाँ ये 1-1 रुपया शायद बचाता, थोड़ा बहुत पैसा बचाता है, लेकिन अनिल कभी माइंड नहीं करता था। बड़ा अजीब आदमी था। फाइनली डिड हिज वर्क। एक दिन की बात है, अनिल जो होता है एक बंडल ऑफ नोट्स घर पे लेकर आता है। हाँ, पैसा ही पैसा लेकर आया एक दिन अनिल, और उस पैसे को मैट्रेस के नीचे रख दिया, यानी तकिए के नीचे, और हरी को बताता, देख आज पैसे कमा के लाया हूं, आज मैंने एक पब्लिशर को बुक बेची है और आज तो शानदार पार्टी करेंगे, मस्त मजा, मैं जा रहा हूं सुबह पार्टी करने के लिए। वो क्या करता है? कहता है कि यार स्पेंट ऑलमोस्ट अ मंथ विद अनिल। हरी सिंह को अनिल के साथ लगभग 1 महीना हो गया था भाई काम करते हुए, और सही बताऊं तो हरी सिंह खुश भी था। कारण क्या था कि आज तक हरी सिंह को इतना ट्रस्टेड इंसान कोई नहीं मिला था। ठीक है, और उसने 1 महीना भी हो गया था कि उसने चीटिंग भी नहीं करी थी। आज तो सामने पैसा है भाई साहब, लूट लो। ठीक है, मन में आई। होता ना, कहता ना कि कभी कभी इंसान जो होता है ना अपनी आदतें सुधार सकता है, लेकिन फितरतें नहीं सुधरती इंसान। फितरत तो ब्लड में होती है, ये बहुत बड़ी बात है, फितरत ब्लड में होती है। थॉट अबाउट अनिल बिफोर रॉबिंग हिम। क्या लिखा हुआ है? थॉट अबाउट अनिल बिफोर रॉबिंग हिम, मतलब वो अनिल के बारे में सोचता, उसे लूटे उससे पहले। कहता है यार इसको कैसे लूटूं? क्यों? कहता है बहुत ट्रस्टेड इंसान है। हाँ, ऐसे ट्रस्टेड इंसान को लूटना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा केयरलेस भी तो है। हाँ, इसको पता है कि रोज मैं इसकी डे टू डे सप्लाई में से कुछ पैसा बचाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये कुछ कहता नहीं है। ये बड़ा मुश्किल मामला है। न्यू ऑल बट नेवर मेंशन्ड एनीथिंग। वो जानता सब कुछ था, लेकिन उसने मेंशन कुछ भी नहीं किया। इट टेक्स अवे आउट ऑल द प्लेजर टू रोब हिम। और यही चीज जो थी वो क्या करती थी? टेक्स अवे, यानी कि सब काम में से चीजें निकाल देना। ठीक है, सारा प्लेजर निकाल दिया करती थी। बट इट वॉज रियल टाइम टू रॉब हिम। लेकिन अब वो करे भी क्या? उसके सामने पैसा पड़ा हुआ है। अगर सामने पैसा पड़ा हुआ है तो छोड़े कैसे? चोर की फितरत है भाई साहब। पैसा देखते ही उसके तो है ना मन के अंदर गुड़गुड़ होने लगती है। जैसे रोटी देखकर अपने पेट में गुड़गुड़ होती है ना, वैसे चोर के मन में गुड़गुड़ होने लगती है। ठीक है, अब उसकी तो गुड़गुड़ाहट होने लग रही है ना, धकधकाहट होने लग रही है। इफ डोंट, वो कहता है अगर मैं, इफ आई डोंट टेक मनी, वो साकर सारे के सारे पैसे कल दोस्तों को उड़ा देगा और मुझे पैसा भी तो नहीं देता है। काम करता हूँ, उसको लूट लेता हूँ, 10:30 वाली लखनऊ ट्रेन पकड़ के भाग जाऊंगा। इससे बेस्ट क्या होगा? चलते हैं। साइलेंटली ड्रिव आउट नोट्स, और चुपचाप उसके पास से क्या करता है? नोट्स निकाल लेता है। 600 रुपए निकालता है बेटा। और ध्यान रखना सारे नोट जो होते हैं ना, वो क्या लिखे हुए हैं? 600 नहीं, 600 रुपीज इन 12 रुपीज नहीं, ये गलत है। 50 रुपीज, 50 रुपीज के 12 नोट्स होते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है, तो इसीलिए 600 रुपये होंगे, इतना याद रखना। ठीक है, वो कह रहा है इतना पैसा भाई साहब, लेके भाग जाता है, भाग रहा है, नाड़े पे बांध दिए पैसे। अब उसने पैसे नाड़े पे बांध दिए और वो भाग रहा है। अब सोचो, मैं तो सोचूं कि नोटों की गड्डी अगर भारी हो और नाड़ा सरक सरक सरक, ना बेटे ऐसी बात थोड़ी करते हैं, गलत बात है ना। तो वो धीरे धीरे भागते भागते एकदम से रुकता है और देखता है, धीरे धीरे चलता है, पैसे काउंट करता है, कहता अरे भाई ये तो 600 रुपए है। अब 600 रुपए उस समय बड़ी बात होती होगी, ये मान लो। तो कहता है मैं तो इतने पैसे हैं कि 2 सप्ताह के लिए अरब में जिंदगी नहीं जीते, हबीबी वैसे जिंदगी जी सकता हूं, अफगान जलेबी मासूक फरेबी, है ना, मैं तो वैसी जिंदगी जी सकता हूं। अरे भाई साहब, एट स्टेशन, फिर क्या होता है, एट स्टेशन, यानी वो स्टेशन पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने ट्रेन रेंगती रेंगती निकल रही है, वहां से डिपार्ट हो जाती है, फाउंड ऑल अलोन, और फिर वो अकेला चल रह जाता है, ट्रेन चली जाती है। कुडंट कैच द ट्रेन, ट्रेन उसकी आंखों से सामने से चली जाती है और वो जाने देता है उसको। अब वो अकेला खड़ा है, अब वो क्या आज की रात कहां बिताऊं, होटल में जाऊं? नहीं, होटल में नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्त दोष तो नहीं दोष होते हैं। ठीक है, रिकंसिडरिंग देयर रिलेशनशिप, अब वो वापस याद करता है कि यार क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, रात कहाँ बिताऊं, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, है ना, और मैं अगर होटल में रुका तो मेरे ऊपर भी हो सकता है शक करेंगे, क्योंकि नॉन सीजन में होटल में कौन रुकता है, और इस जगह पर मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक व्यक्ति के, whom I have robbed, जिसको मैंने रॉब कर दिया है। द स्टडी मेड टू रॉब्ड पीपल, और ये कहानी किसकी है, लोगों को रॉब करने की। उसने कहा कि मैंने अपने करियर में लोगों को रॉब हो जाने के बाद कैसे कैसे रिएक्शन देते हुए देखा है, मैं बताता हूं आपको। अगर इंसान कोई लालची है और आपने उसको लूट लिया है, वो फियर शो करेगा। क्या शो करेगा, फियर। अगर कोई अमीर आदमी है तो वो एंगर शो करेगा। क्या क्या शो करेगा, एंगर। ठीक है, और अगर कोई गरीब इंसान है तो वो क्या शो करेगा, वो एक्सेप्टेंस शो करेगा, है ना। अब बेचारा कोई बहुत पैसे वाला आदमी हो, लेकिन कहते ना यूं थोड़ा ग्रीडी टाइप का हो, लालची हो, तो गुस्सा दिखाता है। अमीर नहीं, फियर दिखाता है। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, डैम इट मुझे लूट लिया। हाँ, और गरीब आदमी कहता है प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। ठीक है, नंगा नहाएगा क्या और निचोएगा क्या, हमारे पास तो वैसे भी लूटने के लिए कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे कुछ होता भी नहीं। अब क्या होता है बेटा, बट अब सुनो ढंग से। Anil will show just a touch of sadness when he finds the theft and be sad. अनिल जो है वो कह रहा है, अनिल को जब पता चलेगा ना तो उसको सिर्फ टच ऑफ सैडनेस फील होगी। इसलिए नहीं कि पैसा उसका चोरी हो गया, नहीं, उसका विश्वास टूट गया है ना, बिकॉज उसका फेथ टूट गया है। डिसाइडेड टू बैक टू अनिल। हाँ, फाइनली क्या होता है, वो अनिल के पास जाने के बारे में सोचता है। फाइनली वो वापस जाता है, घंटाघर के नीचे बैठ, ध्यान रखना घंटाघर के नीचे बैठता है। ठीक है, और कपड़े गीले हो जाते हैं, भागते भागते बाजार से जब जाता है तो पैसा हाथ में डालता है, यूं हाथ डालता है, और हाथ डालते ही भाई साहब मेरे पास भी है कुछ तो कहता है अनिल का पैसा। क्या बोलता है, अनिल का पैसा। अनिल का पैसा क्यों, क्योंकि उसके मन में एक ख्याल आया कि यार अनिल का पैसा है ना, अनिल का पैसा। फाइनली अनिल का पैसा। नाउ अनेबल टू लर्न एनीथिंग, अब वो कुछ नहीं, वो कह रहा मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, मैंने उसको लूट लिया, वो बेचारा मुझे पूरा सेंटेंस सिखा सकता था। और याद रहे, इस मनी से तो कहीं ज्यादा अच्छा होता है इंसान को लिख कर बड़ा होना, हाँ, ऑनर्ड इंसान होना। और फाइनली वो कहता है मैं तो लिखने के लिए, सीखने के लिए वापस जाऊंगा, और फाइनली वापस चला जाता है ना, नर्वस होकर, और कहता है कि किसी चीज को चुराना बड़ा आसान है, लेकिन उसको वापस बिना किसी की नजर में आए रखना बड़ा मुश्किल है। अराइवल टू अनिल अगेन, और अराइवल टू अनिल अगेन का मतलब क्या है, पुट द मनी एट इट्स प्लेस एंड स्लेप्ट। वो वापस वहीं पैसा रख देता जहां से उठाया था, अनिल सो रहा था तकिए के नीचे, हाथ डालता है वहां, पता ना, ठीक है, और वापस वहां जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे अनिल हिमसेल्फ मेड द टी रेडी, और अगले दिन जब वो उठे उससे पहले तो अनिल उठा हुआ है, क्योंकि ये भाई साहब तो थके हुए हैं, इनको तो आंख खुली, पता चला क्या है, अनिल उठ गया, और अनिल के हाथ में चाय भी है, और अनिल ने सीधे अपने हाथ के बीच में एक 50 का नोट लिखा दिया, पकड़ा हुआ था, कहता ये लो पैसे, और चाय भी दी। वो कहता ओ भाई साहब अपन तो गए, अपन तो डब को पड़ गयो, मारवाड़ी कहें डब को पड़ गयो, बिर्रो मार तो डब को पड़ गयो, तो बिर्रो, है ना, ऐसे वाला। ठीक है, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कहता है मैंने कुछ पैसा कमाया था, अब तुम्हें रेगुलर पे किया जाएगा।
और सच बताऊं तो मैं तो हाथ में जैसे नोट लिया वो गीला था, और नोट के तकिए के नीचे बैठे बैठे गीले हो गए। इसका मतलब सिंपल था कि उसको पता चल गया था कि उसको लूटा गया था। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं किया, ना तो उसके लिप्स ने कुछ कहा बताया, ना उसकी आईज ने। उसने सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन दिया, और वो क्या था, सिंपल पर्सन जैसे, ठीक है, कि कुछ भी कहो, वो कहता है आगे आज हम क्या करेंगे, चलो तुम्हें आज मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हरी कहता है कि मेरे मुंह से स्माइल निकली ऐसे, और ये स्माइल वास्तविक तौर पर इस बार, हर बार तो मैं जानबूझकर हंसता था, लेकिन इस बार बिना एफर्ट के निकली। ये इंसान अलग था। चैप्टर कंप्लीट। चलिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज अनिल गिव हरी इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अपने काम के बदले में अनिल को क्या मिलता था। तो हरी वॉज वेरी हैप्पी वाइल वर्किंग फॉर अनिल। ही gave नो मनी बट फूड एंड शेल्टर टू थीफ। ध्यान रखना, हाँ, टू द थीफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मील डिड द थीफ कुक। उस दिन किस प्रकार का खाना थीफ ने बनाया था। हाउ डिड अनिल रिएक्ट टू इट। और अनिल ने रिएक्ट भी कैसे किया, ये बताना। क्या लिखा हुआ है, कुक्ड टेरिबल फूड। उस दिन भाई साहब टेरिबल फूड बनाया, है ना, जो कि एस्ट्रे डॉग्स को देना पड़ा। और अनिल को घर से बाहर अनिल ने हरी को घर से बाहर निकलने के लिए भी बोल दिया था। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। क्या हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। गिव रीजंस एंड सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। अपने रीजन भी दीजिए। यस, हरी को लाइक था, ये बात तो सही थी कि उसको ट्रस्ट था कि वो करेगा। अनिल ट्रीटेड हिम लाइक फ्रेंड और स्टीलिंग 1 रुपया डे, और उसके बाद वो 1 रुपया रोज चुराया करता था, फिर भी चल रहा था। आपको कैरेक्टर्स कैसे लिखना है। यंग एंड स्किल्ड व्यक्ति था, क्लेवर और क्विक विटी था, इनिशियल डिसऑनर था लेकिन और स्किल्ड थीफ था, लेकिन लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज थी थोड़ी, बट धीरे धीरे ठीक हो गया, चेंज हो गया। और उससे थोड़ा गिल्ट भी फील हुआ जब उसने शाम अंत में अनिल का पैसा चुरा लिया था। सेंसिटिव था, इमोशनल था बाय द एंड, और वैल्यू सीख जाता है कि ट्रस्ट और फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई डिड नैरेटर रिटर्न टू अनिल्स रूम इवन दो ही हैड स्टोलन मनी एंड एस्केप्ड। क्यों वापस आया। ये चैप्टर का ओएमजी है। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता इस चैप्टर को पढ़ लेना, यानी इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1.5 या 2 नंबर तो पक्का दे देगा। हरी रॉब्ड अनिल। हरी ने अनिल को क्या कर लिया था, रॉब कर लिया था। वो रियलाइज कर गया था अपनी मिस्टेक। अनेबल टू लीव फ्रॉम द स्टेशन, वहां से भाग भी नहीं पाया स्टेशन से। अनिल की काइंडनेस जो थी वो अट्रैक्ट कर रही थी उसको, और वांटेड टू रिटर्न द मनी, ठीक है, टू मेक थिंग्स राइट। फेल्ट डीप सेंस ऑफ रिग्रेट, कहीं ना कहीं उसको डीप सेंस ऑफ रिग्रेट फील हुआ, एंड शेम भी फील हुई। वांटेड टू लर्न टू राइट, और वो कहीं ना कहीं सीखना चाहता था लिखना, और वो एक लिटरेट पर्सन बनना चाह रहा था, इसलिए वो वापस चला गया। आगे आता है मेरे दोस्तों मिडनाइट विजिटर। बहुत छोटा चैप्टर है। ऑजुबेल, मैक्सवेल और फाउलर, याद है कि नहीं है। आ जाओ मेरे दोस्तों, ये कहानी एक डिटेक्टिव की कहानी है जिसका नाम है ऑजुबेल। क्या नाम है, ऑजुबेल, ठीक है, जो कि हु हैड क्वाइट अ कॉन्ट्ररी पर्सनालिटी, जिसकी बहुत कॉन्ट्ररी पर्सनालिटी है। ऑल्दो ही वाज एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस एंड पीस ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ ऑजुबेल एंड फाउलर क्या है। फाउलर जो कि एक राइटर था, ठीक है, वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में कोई काम करता होगा। वो फाउलर जो है ऑजुबेल से मिलने आता है, और क्या सोचता है पता है ना। हालांकि वो उससे जब मिलता है तो वो देखता है कि यार कितनी फ्रेंच ग्लूमी होटल है। ध्यान रखना, फ्रेंच होटल थी ये, फ्रेंच ग्लूमी होटल, ध्यान रखना। ऑजुबेल लिव्ड ऑन 6th फ्लोर, उसी होटल के 6th फ्लोर पर ऑजुबेल रहता था। फाउलर जो वहां उससे मिलने आया था, है ना, मिलने आया था, वो बिल्कुल बिल्कुल बेचारा नाराज हो गया, क्योंकि उसको क्या लगा था कि एक डिटेक्टिव क्या होता है, डिटेक्टिव होता है भाई साहब हैंडसम सा, हाँ, टॉल सा, ठीक है, ब्लैक कोट, ब्लैक जूते, ब्लैक शॉक्स, ब्लैक ओवरकोट, ब्लैक चश्मा, हाँ, क्लब, लैला मैं लैला वाला डांस, है ना, ठीक है, ये सब। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर इसको थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा था कि यार ये क्या मामला है, तो वो नाराज हो गया। तो ऑजुबेल को पता चल गया था कि फाउलर एक पब्लिकेशन में काम करता है, और न्यूज़पेपर में क्या चाहिए, न्यूज़पेपर में चाहिए तड़के भड़के वाली न्यूज। बोलो हाँ के ना, ठीक है। वो उससे मिलता है वहां पर और कहता है हाँ मेरे फ्रेंड, मुझे पता है मेरे फ्रेंड कि तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा होगा। तुमने सोचा होगा कि मैं किसी डिटेक्टिव से मिलने जाऊंगा, वो एक टॉल हैंडसम इंसान होगा, है ना, ठीक है, ब्लैक कोट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक चश्मा, ब्लैक जूते, ब्लैक मोजे, ब्लैक 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 सब कुछ ब्लैक। क्लब में डांस हो रहा होगा, हाँ, क्लब में डांस हो रहा होगा, वहां पर कैबरे गर्ल्स नाच रही होंगी, और अपॉइंटमेंट देखो भाई साहब, क्या अपॉइंटमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मैं किसी शानदार एक पर्चियों से ले रहा हूँ, हाँ,
पर देखो मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं हैंडसम, हैंडसम कहाँ, छोटा सा हूँ, टॉल, टॉल कहाँ, छोटा सा हूँ, एकदम स्लिम ट्रिम, ट्रिम ट्रिम कहाँ, मेरे तो 18 महीने आए हुए हैं, है ना, ऐसा लग रहा था उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको दिमाग में लगा कि यार ये मामला गड़बड़ है। अब क्या होता है, had acquired an important paper, finally उसको important paper मिले which might affect the course of history, जो कि पूरे course of history को change कर सकते थे। A lot of men and women are risked their lives for this paper। वो कह रहा है इस पेपर के लिए तो कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला हुआ है। हाँ, आइए लिखा है इंसिडेंट एट द होटल, ये होटल पर इंसिडेंट भी हुआ था। एंटर द रूम, फाइनली वो क्या हुआ, एंटर द रूम किया उसने, रूम में एंट्री करी। As Ozubel opened the door, Fowler had his first authentic thrill of the night। जैसे ही उसने कहा चिंता मत कर दोस्त, मेरे पास ऐसे पेपर पड़ा है जिसने हिस्ट्री बदल दी आज तक, हिस्ट्री बदल दी आज तक। जैसे ही वो 6वें माले पे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं आइए जनाब आइए, ऑजुबेल उसको कमरे में डालता है। जैसे ही कमरा बंद करके लाइट चालू करता है, फाउलर तो एकदम आंखें चौंधी आ जाती है। और जैसे ही ऑजुबेल घूमता कहता ओ माय गॉड मैक्स यू, मैंने सोचा तुम तो एलए यानी लॉस एंजलिस में हो गए, हाँ तुम यहां क्या कर रहे हो। और फाउलर देखता है कि ऐसे कैसे बात कर रहा है बे, कमरे के बीचों बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है बंदूक लेके ही, ऑटोमेटिक हैंड यानी ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। ठीक है, समझ में आ गई है। वो कहता है तो गोली ठोकेगा पक्का, क्या ले बेटा तेरे को ऑथेंटिक थ्रिल चाहिए था ना, ले ये ले, ये पहला। किसको, फाउलर को चाहिए था ना। फाउलर अब यूं खड़ा हुआ है, मैं तो हिलू ही नहीं, सांस भी बंद है मेरी, क्या पता गोली मार दे तो। इसका मतलब उस सीन पर याद है ना तुम्हें, कमरे के बीचों बीच में मैक्स खड़ा था। अब क्या होता है, जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, ऑजुबेल दरवाजा खोलता है और फाउलर का पहला ऑथेंटिक फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है, नाइट नहीं है, डे है। There was a man in the middle of the room with a gun in his hand। Max, what are you doing here? हाँ, तो मैक्स कहता है I know about your paper, हाँ I know about the important paper about और of missiles। मुझे पता है तुम्हारी important missiles वाले पेपर लेने आया हूं। द रिएक्शन ऑफ रोजुबेल क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है चेयर के ऊपर और शोड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो शांति से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। ठीक है, वीव्ड अ फिक्शनल स्टोरी, कहता है मैं आज ना इन होटल वालों की बैंड बजा दूंगा। एक तो समझ में नहीं आता, जिस होटल में मैं रह रहा हूं उस होटल में 6 माले हैं। कितने माले हैं भाई, 6 माले। एक समझ में बात ये नहीं आती कि पहले ये बड़ा वाला माला यहाँ पर था, क्या था, हाँ बड़ा वाला अपार्टमेंट यहाँ पर था। ठीक है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपार्टमेंट यहाँ था, इसकी बालकनी यूं से यूं आई हुई है, पीछे अभी एक हमने पार्टीशन कर दिया, ये मेरा कमरा है। पहले यहाँ बालकनी समेत पूरी थी, अब ये बालकनी का मैंने कह दिया कितनी बार कि ये हिस्सा बंद करवा दो, लेकिन वो बंद ही नहीं करवाते। अब कुछ लोग क्या यहाँ से चढ़ के यहाँ से चढ़ के यहाँ से चढ़ के इस बालकनी से अंदर आ जाते हैं, बालकनी से अंदर आ जाते हैं। मैक्स देखता है यहाँ कौन सी बालकनी है भाई, कौन सी बालकनी होती है, तो विंडो दिख रही है। और इतनी देर में मैक्स बोलता है हेलो हेलो हेलो, कौन सी बालकनी, मैं मास्टर की से आया हूँ, पास की है मेरे पास। और मुझे पता होता कि अगर यहाँ बालकनी है तो मैं बालकनी से नहीं आ जाता, मेरे पास पास की है। आया बड़ा बोल रहा है। इतनी देर में पूरी कहानी गिरता है, कहता है महीने में दूसरी बार हो गया है कि कोई मेरे कमरे में आया है, मैंने इनको बोला मेरी बालकनी से बंद करवा दो, लेकिन अब देखो तुम भी घुस गए। वो कहता है ओ भाई मैं बालकनी से नहीं आया हूँ। ठीक है, वो पूरी कहानी बोलता है, ये नेक्स्ट कमरे से जुड़ी हुई है, वो रूम है उससे कनेक्ट कर दिया गया है, पार्टीशन कर दिया गया है, सोर्स ऑफ एंटरिंग बन गया है, मेरे कमरे में तो कोई भी उठ कर आ जाता है। ठीक है, मैक्स कहता है ओ भाई क्या 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 क्या, मैक्स कमांडेड फाउलर, है ना, इतनी देर में बोलता है मेरे पास की है। अब दोनों की बातें जब शांत हो जाती है तो फाउलर तो यूं खड़ा हुआ है, मैक्स आराम से नहीं, मैक्स यूं खड़ा हुआ है, फाउलर यूं खड़ा हुआ है, और ऑजुबेल बिल्कुल शांति से बैठा है। और क्या हालचाल, अरे भाई उसके हाथ में बंदूक है। मैक्स उसको बोलता है हे ह्यू बैठ जाओ, हमारे पास अभी 30 मिनट है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाले 30 मिनट और पड़े। तो ऑजुबेल बोलता है 30 नहीं 31। क्या 31? Max commanded Fowler to have a seat as they had half an hour before the appointment. Just then there was a knock on the door। और उसी समय अचानक से क्या होता है, कमरे पर मिस्टर ऑजुबेल, मिस्टर ऑजुबेल। अब अंदर मैक्स खड़ा हो, मैक्स बोल रहा कौन है, बाहर कौन आया, कौन आया बाहर बताओ कौन आया। और इतनी देर में ऑजुबेल फिर एक नई कहानी करता है। ऑजुबेल कहता है हंसता है और कहता है वहां पे पुलिस है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कैसी रिपोर्ट है। अभी कहा था ना उसने मेरे पास ऐसे पेपर है ना,
मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रिपोर्ट को थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाए। हाँ, इसलिए मैंने उसको बुलाया। और पुलिस है मैक्स, तुम क्या करोगे? हाँ, और ध्यान रहे वो एकदम लाल मुंह हो जाता है, तो कहता है कि वो ऑजुबेल को कहता है इसको भेज दो, भेज दो उसको वापस पुलिस को, नहीं तो गोली मार दूंगा और मैं बालकनी में वेट कर रहा हूं, अदरवाइज मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा या फिर उनको उनके ऊपर गोली चलाऊंगा। एज द नॉकिंग ग्रेव लाउडर, इतनी देर में वहां से आवाज आ रही है, मिस्टर ऑजुबेल, मिस्टर ऑजुबेल। ऊपर से बाहर से क्या हो रहा है, वो गेट और बज रहा है, मिस्टर ऑजुबेल, मिस्टर ऑजुबेल। अब मिस्टर ऑजुबेल का नारा लग रहा है और ये भाई साहब मान ही नहीं रहे। Max kept his gun pointed at Fowler and Ozubel as he climbed over the balcony. As he tried to jump on the balcony, a scream reached to ear. अचानक से वो कहता देखो भेज दे उनको, भेज दे, और ध्यान रख लेना मैं बता रहा हूँ। इतनी देर में वो क्या करता है, यहाँ से बालकनी पकड़ता है, ऊपर से एक पैर बाहर निकालता है, दूसरा पैर बाहर निकालता है, और इधर देखे बिना ही क्या करता है, कहता है बालकनी ध्यान रखना, आ रहा हूँ, गोली मार दूंगा, और कूद जाता है धम। अब जैसे ही वो कूदता है तो नीचे जूम श्रीली, और इतनी देर से दरवाजा खुलता है ठक, और फाउलर यूं खड़ा हुआ है अभी भी, क्यों खड़ा है? फाउलर देखता है, और वो वापस चला जाता है। वो देखता है एक वेटर आया है, 2 ग्लास हैं, एक बोतल है ना, उसको देखे। फाउलर बोलता है दैट मैन पुलिस, ही इज वेटिंग ऑन द बालकनी। ऑजुबेल कहता है बेटे देयर इज नो बालकनी, और कहता है वेटर आया है, क्या कर रहा है, और क्रुक करता है, कहता है जब हम आए थे तो मैंने ऑर्डर दिया था इसको, बालकनी है ही नहीं बेटे यहाँ पे। तो कहता है वो आदमी, द पुलिस, क्या कुछ नहीं हुआ, वो आदमी 6 मंजिला इमारत से नीचे गिर चुका है, अब वो वापस कभी नहीं आएगा, वहां कोई बालकनी नहीं है। और फाउलर को पहली बार पता चलता है कि एक डिटेक्टिव होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई इंसान लंबा होगा, टॉल होगा, है ना, काले कपड़े पहनेगा, काला चश्मा पहनेगा। ऑजुबेल ने ये दिखा दिया कि ट्रू स्पाई का मतलब क्या होता है, शांत रहना होता है, पीस ऑफ माइंड रखनी होती है। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ इज ऑजुबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स एंड हाउ डज ही डील विद मैक्स? देखो, फिजिकली अगर बात करें, नॉट फिजिकली इंप्रेसिव था वो, टिपिकली एजेंट लग नहीं रहा था, रिलाइज ऑन विट। सही बात तो ये थी कि वो विट पर बात ज्यादा करता था। देखो ये आंसर नहीं है, ये देखो ध्यान रखना, ये है ना, ये क्या है, पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बड़ा करना है आपको, ये पॉइंट्स हैं, याद रखना। इंटेलिजेंस है और ट्रिक्स मैक्स के साथ है, विद द ब्लफ अबाउट आर्म्ड गार्ड्स, हैंडल्स द सिचुएशन कामली एंड क्लेवरली। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थिल ऑफ द डे? तो फाउलर क्या था, फाउलर एक राइटर था, ठीक है, उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थिल ये था कि उसने विटनेस किया था ऑजुबेल्स, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट थ्रिल इज विटनेसिंग ऑजुबेल्स क्लेवर हैंडलिंग ऑफ मैक्स। बात समझ में आ गया? इंप्रेस्ड बाय ऑजुबेल्स रेस्पॉन्स, नहीं, रिसोर्सफुलनेस, ठीक है, ये उसका ऑथेंटिक थ्रिल था कि वो उसने क्या देखा था, मैक्स को कैसे हैंडल किया और मैक्स को कैसे देखा। सही बात तो ये है कि ये नहीं लिखोगे ना ये वाला तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बात तो ये थी कि मैक्स वहां पर खड़ा था, ये ध्यान रखना, ठीक है, वो उसका ऑथेंटिक थ्रिल था। अगला क्वेश्चन, हाउ डज ऑजुबेल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर वाज अ बालकनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन ऑजुबेल डिड गिव अबाउट द इमेजिनरी बालकनी एंड व्हाई डिड ही डू सो? क्या लिखा हुआ है, ऑजुबेल मेंशन्ड एन इमेजिनरी बालकनी, calmed it out claimed it was outside his window, did so to trick Max about guards, wanted to create fear and confusion। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, Oswald shows the great presence of mind in a situation of danger and surprise, do you agree? और हाँ तो क्यों, नहीं तो भी क्यों नहीं? Yes, Oswald shows great presence of mind, calmly handles Max freight, uses a bluff about imaginary balcony and guards, outsmarts Max and ensures safety। अगला, who actually had knocked at the door of Oswald's room? Why did he come there? ये क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, वेटर ने किया था, सबको पता है, ठीक है, और वो पानी की बोतल लाया था। अगला क्वेश्चन है ट्रस्ट और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आप सबको पता है बेटा जी, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है हॉरस डेम्बी की कहानी है, जिसमें एक लड़की जो होती है वो उसको बेवकूफ बनाती है। पता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत समय से, नहीं, 1 साल में एक ही बार क्या करता है, रॉबरी करता है, याद है ना, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों कहानी शुरू करते हैं।
दिस स्टोरी इज अबाउट हॉरिस डेमी, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके लव के बारे में है। लव किस चीज का है? रेयर बुक्स को लेकर है, ठीक है। ही यूज्ड टू मेक थेफ्ट्स वंस अ ईयर, so that he could buy the expensive books to learn. But once Horace was hoodwinked by a lady thief. लेकिन एक बार की बात है, हुडविंग कर लिया गया था उसको लेडी थीफ के द्वारा। एट हॉरेस नहीं, अबाउट हॉरेस क्या होगा? हॉरेस वॉज अ बैचलर। हॉरेस क्या था? एक बैचलर था, ठीक है। हालांकि वो 50 ईयर्स ओल्ड है, ध्यान रखना, है ना, अराउंड 50s के आसपास का है ना, लगभग 50s के आसपास का है। और उसके घर के अंदर एक हाउसकीपर है जो हमेशा उसकी हेल्थ की केयर करता रहता है, ठीक है। उसको हे फीवर नाम की एक बीमारी है, ठीक है। लेकिन हॉरस डेमी कोई टिपिकल चोर नहीं है, उसका खुद का एक लॉकर्स बनाने का बिजनेस है, लॉक एंड कीज बनाता है। और इस बिजनेस के लिए उसके पास 2 हेल्पर्स भी हैं, ठीक है। रेस्पेक्टेबल पर्सन है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली ऑनरेबल नहीं है, ठीक है। ही वॉज प्रेजेंट सम ईयर्स अगो फॉर द सेम क्राइम। चोरी करने के लिए ही 15 साल पहले उसे क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। बात समझ में आई? ठीक है। अब चुराता क्या है, करता क्या है? तो देखो, 1 साल में 1 बार चोरी करता है। और चोरी करने का कारण क्या है? रेयर बुक्स पढ़ने की आदत है उसको रेयर बुक्स पढ़ने की आदत है। तो उसका जो लवेरिया है वो कितना किससे है? किताबों से। बेटे तू गलत मत ले बेटे इस साइन को, है ना बेटे, हीरा बेटे, गलत नहीं बेटे, बिल्कुल गलत। ऐसे कमेंट नहीं करना छोरे, बिल्कुल नहीं करना, गलत बात। आगे, with both strict and careful planning used to stole enough to last for 12 months। 12 महीने तक कंटिन्यू काम चल जाए इतना वो क्या करता था? एक बार में चुराया करता था। साल में एक ही प्लानिंग करनी है। प्लान टू मेक अ न्यू रॉबरी, क्या लिखा हुआ है? वो एक बार रॉबरी करेगा पूरे साल में। फेल्ट इट वुड बी सक्सेसफुल थिवरी एज ऑल दी अदर्स। उसे क्या लगा कि मेरी जितनी भी, देखो 15 साल पहले उसको जेल हुई थी, तो इसका मतलब अब देखो 15 के बाद अब तक उसे जेल नहीं हुई है। इसका मतलब उसने 13-14 लगभग 15 थिवरी और कर ली है, ठीक है। तो उसको क्या लग रहा है? अभी जो हुई है ऐसी कैसी इस बार फिर से हो जाएगी, ठीक है, इस बार फिर से हो जाएगी। प्लान कर रहा है। और इस बार प्लानिंग कहां है चोरी करने की, पता है? शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक बहुत बड़ा घर है, तुम इंटरनेट पर सर्च करो, ठीक है। studied hard about its room electric studied hard about its rooms electric wires paths and everything, plans to rob 15,000 pounds worth of jewelry grand safe। देखो, सबसे बड़ी बात है इस घर को ही क्यों चुना उसने। एक्चुअली क्या हुआ, इस घर का एक आर्टिकल किसी मैगजीन में छपा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस घर में कहां कहां कमरे बने हुए हैं, उसके इलेक्ट्रिक वायर कहां कहां है, उसके पाथ कहां कहां है ना। सबसे बड़ी बात और कि इसके अंदर 15,000 पाउंड की क्या पड़ी थी? ज्वेलरी रखी हुई थी। वो भी कहां पर? इसी ग्रेंज के सेफ में। सेफ मतलब तिजोरी में, ठीक है। अब वो बोले भाई साहब बाकी किसी घर में चोरी करूंगा, अपने पास प्लान भी नहीं है, इसमें तो प्लान भी है। एक मैगजीन में पूरा कहां कहां कौन सी फोटो लगी हुई है, यहां तक कि किस फोटो के पीछे तिजोरी है यही बताया गया। ठीक है भाई, टाइम टू डू अ लाइन ऑफ वर्क। फाइनली उसने सोचा आज करेंगे क्या बढ़िया शानदार चोरी। एक बात याद रखना, ये जो घर था ना शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाला, है ना, ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाला जो घर था, सच बात तो ये थी कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज का बहुत बड़ा घर है। अब मोटे मोटे प्लांट लगे हुए हैं, मतलब ये इसके घर में तो कहीं गार्डन है ना, ठीक है कि नहीं, ऐसा मान लो, ठीक है भाई, ठीक है। और एक शानदार सी क्या बनी हुई है, हवेली टाइप की बनी हुई है। मतलब आपको क्या ही बताएं कि क्या बना हुआ है, इतना शानदार बड़ा घर है, ठीक है। ऐसा समझ लो तुम तो कि गजब अजीबो गरीबी घर है, ठीक है। हाँ, ठीक है कि नहीं, हाँ, ऐसा कोई घर बनाओ, उसमें उसकी चोरी करने की इस बार प्लानिंग है। अब क्या होता है भाई, और इस घर में अभी रहता कोई नहीं है। इसको पता था कि इसके घर के जो मालकिन है वो फॉरेन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फॉरेन में रहते हैं, ठीक है। और यहां पर कौन रहते हैं? यहां पर कुछ नौकर सर्वेंट्स रहते हैं। क्या बोला? कुछ सर्वेंट्स रहते हैं। और ये सर्वेंट्स ही जो है ना इस घर की टेक केयर में लगे हुए हैं, यानी केयरिंग कौन करते हैं? केयरिंग करने वाले कुछ सर्वेंट्स हैं। अब देखो मेरे भाई, वोर अ पेयर ऑफ ग्लूज, ठीक है। वोर अ पेयर ऑफ ग्लूज का मतलब क्या होता है? वोर अ पेयर ऑफ ग्लूज का मतलब होता है वो हाथ में पहले क्या करता है? ग्लूज पहनता है। ये कोई छटा हुआ चोर नहीं है कि हर दिन चोरी करता है, बड़ा प्रोफेशनल चोर है। तुम मूवी देखी वो धूम धूम वो वाली, ठीक है। उसके पास उसको पता था कि कमरे की चाबी भी कहां रखी है। ये सर्वेंट आज गए थे भाई साहब, कौन सी? सैयारे। सैयारे तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है ना। इनको लगा गाना अच्छा है, मूवी भी अच्छी होगी, चले गए भाई साहब मूवी देखने के लिए। इनको पता चल गया कि सैयारा 2.5 घंटे की 3 घंटे की मूवी है।
अब 3 घंटे की मूवी है तो आधा घंटा पहले तो निकलेंगी और घर आने के लिए भी आधा घंटा लग जाएगा। इसका मतलब हमारे पास लगभग 4 घंटे पड़े हुए हैं। 4 घंटे में तो दुनिया की कोई तिजोरी तोड़ देंगे। हमारा काम ही क्या है? लॉक एंड की बनाना। वो घर में घुस जाता है भाई, उसे पता होता है कि घर में क्या क्या है, पर उसे ये नहीं पता था घर में कुत्ता भी है। हालांकि उसको पता था। जैसे ही वो अंदर गया कुत्ता भौंकता है, हाउ हाउ करता है, तो वो कहता है शेरी डोंट वरी। इसका एक बड़ा गजब का मामला था। कुत्ता भौंके तो ये कहता है कि कुत्ते को नॉर्मल करने का तरीका ये है कि कुत्ते को कुत्ते के नाम से बुला दो, कुत्ता शांत हो जाए। अब वो ड्राइंग रूम के पास जाता है, वहां पर एक पेंटिंग होती है, आर्टिकल देखता है मैगजीन के अकॉर्डिंग, उसको सब पता चल जाता है। अचानक से, क्योंकि उसको हे फीवर की बीमारी थी, वहां पे कुछ ग्रास लगी हुई थी, उससे अचानक से उसका नाक टकराया, हांछी शुरू हो गई। इसका मतलब है उसको हांछी की बीमारी थी। किस चीज की? कोई भी वेजिटेशन हो उसको अगर वो देखता था, उसको क्या मतलब कोई वेजिटेशन स्पेशल प्रकार की, तो उसको क्या ऐसे होने लगती थी, छींकें आने लगती थी। और यही चीज इसके बहुत खराब थी, इसको हे फीवर की बीमारी थी। बिगेन टू ओपन द सेफ, इसने खुद ने सेफ खोलना शुरू किया, बट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिज वर्क, लेकिन धीरे धीरे वो छी छी कर रहा था। द स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपन, और जिस समय वो खोल रहा था इतना खो गया खोलने में कि अब अचानक से एक इंसिडेंट होता है। अ कॉन्फिडेंट वॉइस केम टू डेम्बीज ईयर। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है और वो पूछती है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर if you are serious about your work. By the way, what is this? Are you feeling from cold or you have hay fever? ठीक है, आपको ठंड की बीमारी है या फिर कोई फीवर है? तो उसने क्या कहा, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। डेम्बी इतना खोया हुआ है, क्या बोलता है, मुझे हे फीवर है, जबकि ये भूल गया पीछे से आवाज आ रही है, घर में तो कोई है ही नहीं। अचानक से क्या होता है, डेम्बी ट्रांसफिक्स टू हियर दिस वॉइस। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे घर में कोई मिल जाएगा। औरत भी यही बोलती है, हाँ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारा अगर बस चलता तुम क्या करते? कहता मेरा बस चलता तो मैं सबसे पहले तार काटता कनेक्टिविटी के, फिर भाग जाता। कहता तब तक तो मैं तुम्हें फोन कर दे, मैं पुलिस को बुला लेती। कि पुलिस का आप बुलाते उससे पहले तो मैं कनेक्टिविटी काट देता मैडम, है ना, और 2 घंटे तो मैं धूम 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 हो जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। डेम्बी यू शुड फॉरगेट यू हैव एवर सॉ मी, लेट मी गो। डेम्बी उसके पास जाता कहता मैडम देखो मेरे को जान दो, और आप ये सोचो कि आज से पहले आप मुझसे कभी मिली नहीं। अब है वो तेरी प्रेमिका नहीं है, वो घर की मालकिन जैसी है। अब जनरल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। कहती नो आई वुड नॉट गेट यू अरेस्ट, नहीं आई वुड गेट यू अरेस्टेड, मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। ठीक है, हाँ यू कुड ड्रॉप समवन एल्स, आज तुझे अगर छोड़ दिया तो सोसाइटी में किसी और को जाके लूटेगा। तेरे जैसे लोगों से हाँ क्या करना चाहिए, लोगों को थ्रेटन होता है ना, थ्रेटन होता है। तो कहता है अरे मैडम सच बताऊं मैं हर किसी को नहीं लूटता, मैं उनको लूटता हूं जिनके पास टन्स ऑफ मनी है, यानी बहुत पैसा है। ठीक है, एक्सक्यूज फॉर मेकिंग हिम ब्रेक द सेफ। फाइनली क्या कहता है, आई विल लेट यू गो इफ यू डू अ जॉब फॉर मी। कहती है कि तुम्हें प्रिजन से डर लगता है? हाँ सच में, बताओ। फिर वो क्या करती है, बाल खोलती है, अपने बाल खोल के उसके पास आकर कहती है मुझे वैसे भी गलत लोग बहुत पसंद है। अब घर के मालिक कैसे बोल सकते हैं कि मुझे गलत लोग पसंद है? हाँ, आई विल लेट यू गो इफ यू डू अ जॉब फॉर मी। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जाने दूंगी, है ना, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। थोड़ी आगे बढ़ती है, एक टेबल पर सिगरेट पड़ी होती है, मुंह में रखती है, और हॉरस बोलता है हाँ फंसी है। फटाफट अपना क्या करता है, ग्लव्स निकालता है और लाइटर निकालता है और उसकी लाइटिंग लगाता है, मतलब कि वो सिगरेट लगाता है। कहता है आप मुझे जाने देंगी ना? है? उसे पता था कि अगर इसे मैंने इंप्रेस कर लिया तो मुझे जाने देगी। कहता है मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा प्लीज। फाइनली हो गई थी, हाँ ठीक है, एक काम करना पड़ेगा। कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ भी जो आप बोलो मैं करने को तैयार हूं, आप बताइए क्या करना है। अब क्या होता है, I promised my husband to keep the jewel in the bank, but I kept them in the safe. I have forgotten the password. नहीं, I have forgotten, और आगे बोलती नहीं। अच्छा, it means you have forgotten the password. Okay. मैंने अपने पति से वादा किया था। हाँ हाँ हाँ, चिंता क्यों, मैं क्या 1 घंटा लगेगा बस। अब वो भाई क्या करता है, जोश जोश में ग्लव्स उतारे हुए होता है और 1 घंटे के अंदर सेफ खोल देता है। सेफ खोल कर क्या करता है, वो ज्वेलरी उस छोरी को पकड़ा देता है और वहां से निकल के आ जाता है। 2 दिन तक काठा रहता भाई मारा, हाँ लौटा रहता है, लौटा, कहता चोरी नहीं करूंगा, इतनी बढ़िया लड़की को मैंने प्रॉमिस किया है। फिर वो 2 दिन तक तो चोरी नहीं करता, लेकिन तीसरे दिन बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये चोरी तो करनी पड़ी, अगला प्लान बनाता है।
अगला प्लान शुरू करे उससे पहले उसे अरेस्ट कर लिया था 2 दिन बाद। वो कहता अरे मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहां तक कि घर की लैंड लेडी ने मुझे कहा है, हाँ लैंड लेडी ने मुझे कहा है, लैंड लेडी ने मुझे कहा है कि क्या करो, लैंड लेडी ने मुझे कहा है कि क्या कहते हैं, ज्वेलरी तोड़, नहीं ये सेफ तोड़कर मुझे ज्वेलरी दे दो। अब क्या होता है, एज ही ओपन्ड इट विदाउट ग्लोव्स, क्योंकि उसने उसे विदाउट ग्लोव्स खोला था तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सब चारों तरफ क्या दिखा, फिंगरप्रिंट्स दिखे। ठीक है कि नहीं है। He tried to convince the police. Finally उसने कन्विंस को पुलिस को भी कन्विंस करने की कोशिश करी, अरे मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, मकान मालकिन ने कहा था मुझे। लेकिन कौन सुने उसकी बात। ठीक है। He found that the charming lady was in some profession as he was and हाँ she had tricked him badly। ठीक है। Finally he was sent to jail and became angry whenever anyone talked about honor among thieves। और फाइनली उसे गुस्सा आता था जब कभी भी कोई कहता था ना कि नहीं नहीं चोर चोर तो अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मान रखते हैं, हाक रखते हैं सम्मान, चोर नहीं चोर। बाद में पता चला मेरे को कि वो तो उसी प्रोफेशन में काम करने वाली थी, बेटे मेरे साथ ही धूम 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 हो गया। हाँ, इस कहानी में रियल कल्प्रिट कौन है? तो द यंग गर्ल जिसने रेड कलर कपड़े पहन रखे थे, कॉन्फिडेंट दिख रही थी अपने आप को, जिसने लैंड लेडी कहा था वो उसकी क्या थी, मेन कॉन्फ्लिक्ट थी, क्योंकि उसने सेफ तोड़वाई थी। हॉरेस डेम्बी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। Why do you think this description is apt for Horace? And why can't he be categorized as a typical thief? देखो, Horace was a good and respectable person. He loved books and worked with them. ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। Stole to fund his passion. आगे लिखा है not out of greed his thefts were not driven by malice, not a typical thief। ठीक है, वो सही बताऊं तो कोई किसी को खराब करना, किसी का मजाक उड़ाना, इस मामले में नहीं था वो आगे, है ना, वो इस मामले में आगे नहीं था। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल थीफ। What went wrong when he attempted to rob Salt River Grange? Or describe how the young and pretty lady tricked Horace Denby? Very important question, पढ़ लेना, OMG है। वेल प्लान किया था, हे फीवर की बीमारी थी, लेकिन यंग गर्ल तो भाई साहब जिसने रेड कपड़े पहन रखे थे वो तो हॉरिस को ही क्या कर गई, हाँ ट्रिक कर गई। मेड हिम फुलिश, बेवकूफ बना दिया उसको, फिक्शनल स्टोरी ला दी। मेड हिम ब्रेक द सेफ, सेफ भी ब्रेक करवा दी, विंग्ड हिम करवा दिया, और अरेस्टेड आफ्टर 2 days। हाँ, और फाइनली खत्म हुआ। आगे देखो बेटा जी। What story did the lady invent to make Horace Denby steal for her? क्या कहानी बनाई उसने कि वो हॉरस डेम्बी से चोरी करवाने में सक्सेसफुल हो गई। लेडी लॉक्ड आउट ऑफ हर हाउस, नहीं नहीं नहीं, टॉक्ड अबाउट द ज्वेल्स। ठीक है, लॉक्ड आउट ऑफ हर हाउस। ठीक है, needed money to retrieve belongings, asked Horace to steal jewels, promised to share jewels with him। नहीं, ये गलत आंसर है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो उसने ये इन्वेंट किया था कि मुझे ज्वेल चाहिए, जो कि ज्वेल मैंने बैंक में रखने के लिए कहे थे, बैंक लॉकर में रखने के लिए कहे थे अपने पति को, बट मैंने हस्बैंड जो था ना उसको मैंने कहा था लॉकर में रख दूंगी, लेकिन मैंने रखे नहीं है। मुझे आज किसी पार्टी को अटेंड करना है और मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ, है ना, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ, इसी वजह से कहीं ना कहीं, हाँ उसे कहीं ना कहीं ऐसा उसने बताया कि मैं पहनना चाहती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरस डेम्बी। कैरेक्टर स्केच लिखना है। इंटेलिजेंट एंड मेथोडिकल, respect the law but steed occasionally, careful and organized in his crimes, obsessive about his hobby of collecting rare books, locks common sense and is easily manipulated। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या लिखा हुआ है? काम कंप्लीट हुआ बेटा, इतना ही पढ़ना है। इसके बाद अब आता है 5वां चैप्टर। क्या आता है? 5वां चैप्टर। आइए मेरे दोस्तों 5वें चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आप सबको पता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी बुक का नाम भी है। ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसका नाम ग्रिफिन है, और वो व्यक्ति सही में एक्सेंट्रिक है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करना चाहता है। उसीलिए उसने कुछ रेयर ड्रग्स जो हैं वो निगल लिए हैं, और वो ट्रांसपेरेंट हो भी गया है, लेकिन वो वास्तविक तौर पर एक बहुत सॉलिड मिरर जैसा हो गया है, सीट ऑफ ग्लास बन गया है। आगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में होता क्या है? चैप्टर की शुरुआत हो रही है कि 2 लड़के हैं, है ना,
वो कहीं खड़े हुए हैं और अचानक से उनको कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, ठीक है क्या नहीं? हाँ, उनको क्या होता है, अचानक से कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उनको पैरों के निशान दिखाई देते हैं। मेरी बात समझ में आई? और वो सरप्राइज हो जाता है, वो कहते हैं लंदन के अंदर कोई आदमी बिना जूतों के घूम रहा है, और वो आदमी कहाँ है? अचानक से देखते ही देखते नए फुटप्रिंट्स जो होते हैं अपीयर होने लगते हैं, और वो फैसिनेटेड हो जाते हैं और उस आदमी का पीछा करने लगते हैं जिसके पैरों के निशान होते हैं। पर वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये पैरों के निशान आ कहां से रहे। लेकिन फाइनली पूरी तरह से जैसे ही फेंटर हो जाते हैं, है ना, पैर, तब तक वो पिस जाते हैं। ये मिस्ट्री बड़ी सिंपल सी थी। एक आदमी था, हाँ एक आदमी था, एक साइंटिस्ट था जो अपने शरीर को ट्रांसपेरेंट कर दिया था, जिसने गलती से हुआ ये था कि उसका कीचड़ में पैर पड़ गया था, और क्योंकि पैर में कीचड़ लगा हुआ था तो कीचड़ के निशान बन रहे थे। लेकिन जैसे ही कीचड़ हटा तो वो आदमी वापस गायब हो गया। आप सबको पता है इस कहानी में गायब होने का तरीका क्या है? गायब होने का सिंपल तरीका है भाई साहब, क्या? एक एक कपड़ा निकालो, गायब हो जाओ। शरीर के जिस अंग पर कपड़ा है वो अंग दिखेगा। यानी कि सपोज करो कि ये हवा में घड़ी लटकती हुई दिखेगी, ये पेन हवा में यूं झूलता हुआ दिखाई देगा, यहां से लगाकर शरीर जो होगा वो दिखेगा, कपड़े कपड़े, यहां गर्दन नहीं दिखेगी, ठीक है कि नहीं? बाकी पूरे कपड़े हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे, इसे कहते हैं विजिबिलिटी, ठीक है? बाकी शरीर नहीं दिख रहा था, मुंह नहीं दिख रहा था, बात ठीक है? हुआ क्या था, इस आदमी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो ह्यूमन बॉडी को क्या कर सके। एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट है, सही लिखना चाहिए इसको, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट कर लिया था। एक्चुअली उसने क्या किया था, कुछ रेयर ड्रग्स को स्वेलो कर लिया था। इन दी एंड वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है, बट हैड टू रिमूव द क्लोथ्स टू बी इनविजिबल। पर इनविजिबल बनने की एक शर्त थी कि तुम्हें अपने अंग से वस्त्र हटाना पड़ेगा, मतलब आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा, मतलब आपको कपड़ों के बिना चलना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे बिना कपड़ों के कैसे चलेंगे? भाई बिना कपड़ों के तुम नहीं चल सकते, मैं नहीं चल सकता, उसका कारण क्या है? हमें दिखेंगे, हाँ हम दिखेंगे, लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट है ना, उसके तो कपड़े शरीर से हटे, इसका मतलब क्या? वो नहीं दिखेगा। यही शर्त है। ग्रिफिन नाम का ये व्यक्ति था, इसने वास्तविक तौर पर अपने आप को इनविजिबल तो कर लिया, लेकिन इसने रीजनेबल तरीके से कभी इस चीज को यूज नहीं किया। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस फायर, उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को भी आग लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया था रिवेंज के अंदर। अब वो विदाउट हाउस है, बिना कपड़े पहने हुए भाग रहा है लंदन की गलियों में। अब लंदन की गलियों में भाग रहा है, भाई लंदन है वो, हाँ वो लंदन है, तो वहां पे बर्फ गिरती है, वहां पे बर्फ गिरती है। इन द मिडल ऑफ जनवरी, विदाउट क्लोथ्स एंड हाउस, बिना कपड़ों के, बिना घर के, हाँ बिना कपड़ों के, बिना घर के। अब वो क्या करे? डिसाइडेड टू स्लिप इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वो क्या करता है? बिग लंदन स्टोर की वार्मथ में, वार्मथ लेने के लिए वहां एंट्री करता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और वहां पर फाइनली वो क्या करता है? खाना वाना खाता है और शाम को सो जाता है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अब वो खाना वाना खाता है और सो जाता है, ठीक है। couldn't manage to wake up in time next morning। अब तुम पता ना, वो पूरी दिन घूमता रहता है, उसे ठंड लग रही है। अब भाई साहब जनवरी का समय था, है ना, हाँ जैन का समय था। अब जैन का समय था और मिडल गर्मी नहीं, मिडल विंटर है। अब ऐसे में तो भाई साहब हमें तो सोचो, बनियान, बनियान के पास शर्ट, शर्ट के बाद टी शर्ट, टी शर्ट के बाद स्वेटर, स्वेटर के बाद गुदड़े, गुदड़े के बाद रजाइयाँ, रजाइयों के बाद भी नकाब वकाब डाल के भी बोलते हैं ठंड लग रही है? सोचो उस उतने कपड़ों में वो बेचारा कैसे मैनेज कर रहा होगा। अब भाई साहब क्या होता है? विदाउट क्लोथ्स एंड हाउस, अब ना तो उसके पास घर है ना उसके पास कपड़े हैं, वो बस लंदन की गलियों में घूम रहा है। फिर वो कह रहा है करें क्या? तो वो बड़ी लंदन की किसी दुकान में चला जाता है, हैड क्लोथ्स एंड हार्टी फूड, और वहां खाना खाता है, कपड़े पहनता है शानदार, और चुपचाप जाकर शाम को सो जाता है, ठीक है, क्योंकि शाम को वो शटर बंद हो जाता है और वो वहां पे सो जाता है, ठीक है। कुडंट मैनेज टू वेक अप इन टाइम, अगली बार वो समय पे उठ नहीं पाता सुबह सुबह। इतनी देर में क्या होता है, नेक्स्ट डे वर्कर्स वहां पर आ जाते हैं और ये वहां से भागता है। जब उन्हें पता चलता है कि कोई है, वो भाग रहा है, फिर कपड़े फेंकता है, एक बार फिर से गलियों में घूम रहा है। अब वो वैसे ही बिना कपड़ों के घूम रहा है। पर मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जनवरी के महीने में भाई साहब कहां कहां ठंड लगी हो। छोड़ो, चलो आगे चलो, ठीक है। आगे क्या होता है? हरीड टू ड्ररी लेन। अब वो सोचता है कि यार ऐसे कैसे चलेगा, इस बार किसी ऐसी दुकान पे चलूंगा जहां शोल्डर के ऊपर से भी सामान ढका जा सकता है, वहां जाऊंगा। तो उसे कोई थिएटर वर्ल्ड की एक कंपनी दिखती है जिसको सेंटर होता है ड्ररी लेन। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। ये ड्ररी लेन में क्या होता है? He found the stuff which could cover his head and face। अब वो कह रहा है कि वहां मुझे सब कुछ मिल गया जहां मैं मेरा हेड और फेस भी कवर कर सकता था, ठीक है।
उसने वहां पर भाई साहब फॉल्स नोज, स्पेक्टिकल्स और विस्कर्स, मूछे मूछे, बैंडेज लगा के सब तैयार कर लिया था। और वहां पे गया तो भाई साहब काला चश्मा लगा लिया उसने, ठीक है। He escaped from the place, hitting the shopkeeper from behind and robbing him. Finally उसको रोब राब करके वहां से भाग जाता है। Departed to Iping village, और फाइनली वो आइपिंग विलेज निकल जाता है। कहता है लंदन में कब तक रहेंगे यार, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे ये लोग। अराइव्ड इन आइपिंग विलेज, ध्यान रखना आइपिंग विलेज नाम याद रखना। वहां पर वो 2 कमरे बुक करवाता है, कितने, 2, जहां पर वो कहता है मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये लो पैसा, और जहां तक मेरी आईडी की बात है या मेरे मुंह की बात है, एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मेरा चेहरा अफेक्टेड हो गया है, मैं मेरे काम में मस्त रहना चाहता हूँ, अकेलापन चाहिए मुझे, कुछ छेड़ेगा नहीं। बात समझ में आई। मिसेस हॉल वहां की थी, कहते ठीक है कोई बात नहीं, अपने क्या करना, पैसे दे दिए, बात खत्म। होटल वालों को और मतलब ही क्या होता है। अब क्या होता है, जैसे ही होटल वालों को और मतलब ही क्या होता है ऐसी बात आई, तो आगे क्या हुआ मेरे भाई, हाँ आगे क्या हुआ, अब देखो आगे। रॉबरी वॉज, अब अचानक से थोड़े दिन बीते, पैसे खत्म, थोड़े दिन बीते पैसे खत्म, हाँ पैसे खत्म, पैसे खत्म हो गए भाई। A robbery was done in the study but no one was found there। अब क्या होता है, ढंग से सुनने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है, A robbery was done in the study। अचानक से क्लर्जी मैन के घर में, मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला, क्लर्जी मैन के घर में चोरी होती है, स्टडी रूम के अंदर, है ना, कुछ पैसे चुराने की आवाजें आती है। तो भाई साहब ठीक है, अब क्या होता है, अब देखना ढंग से, ये मिस्टर एंड मिसेस हॉल नहीं है, ये मिस्टर एंड मिसेस क्लर्जी है, ठीक है, ठीक है। तो क्लर्जी दोनों उठ जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे के आसपास, देखते हैं नीचे स्टडी रूम से आवाज आ रही है, पैसे उठा रहा कोई, छन छन की आवाज आ रही। ओ भाई साहब, मिस्टर क्लर्जी मैन जो होते हैं वो अपने हाथ में एक बढ़िया मोटा सा लकड़ लेते हैं और दरवाजा खोलकर जैसे धक्का देते हैं और जाते हैं, सरेंडर कहते, सरेंडर सरेंडर सर सरेंडर सर सर सरेंडर, सरेंडर तो कोई है ही नहीं, सरेंडर कैसे करें, सरेंडर करने के तो कोई है ही नहीं, सरेंडर कैसे करें, हाँ तो वो सरेंडर कैसे करें वाली बीमारी, कोई था ही नहीं वहां पे, उन्होंने ढूंढा भाई सब जगह, कुछ नहीं मिला। अब क्या होता है, वहां से निकल गए। क्लर्जी मैन पूरे दिन बोलता रहा कि यार पैसे में पैसे ही नहीं, घर के पैसे भी है ना, क्या कहते हैं, हाँ मनी भी जो थी वो क्या हो गई, मिसिंग थी। ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये गलती से आ गया है। वो देखता है कि वो घर का पैसा भी गायब है, ये क्या मामला। पर ये इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि अचानक से श्रीमती हॉल के कमरे में हुआ था। ऊपर की तरफ श्रीमती हॉल के कमरे में हुआ क्या था, श्रीमती हॉल ने देखा कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। तो ओए होए, इसके कमरे का दरवाजा खुला है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया थी कि इट कैन नॉट बी अवॉइड, इट कुडंट बी अवॉइडेड, इसे तो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। इसे अवॉइड करें भाई साहब, हम पागल थोड़ी, हाँ इसे अवॉइड नहीं करना। वो अंदर जाके देखती है, जैसे यूं गला निकालती है, कोई नहीं है, पतिदेव को बोलती है आ जाओ, अभी मजा आएगा इसके कमरे में देखने में। रोज पता नहीं गुस्सा आ जाता है इसको, आज तो दरवाजा भी खुला। अचानक से वो कमरे में जाती है, फर्नीचर वो देखती है कि हाथ लगाती है बिस्तर के, बिस्तर बिल्कुल ठंडा। बिस्तर ठंडा है का मतलब क्या है, आदमी काफी समय से उठ गया होगा। दाढ़ी पड़ी हुई है, नाक पड़ा हुआ है, चश्मे पड़े हुए हैं, बैंडेज पड़ी हुई है। अबे ये कहाँ गया और है क्या ये मामला। जैसे ही वो देखती है, अचानक से बेड पोस्ट पर पड़ा हुआ तकिया जो होता है, सीधा मुंह के ऊपर आता है, अटैक होता है। थोड़ी देर से वो चेयर एकदम से अलाइव हो जाती है, ऊपर उठती है और वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। यहां कान के पास में की आवाज आ रही है और मेरे पेम्परी हॉल मुड़ती है, कोई नहीं है। अचानक से कुर्सी हमला करती, दोनों कमरे के बाहर, दरवाजा बंद, खट खट खट। इट शॉक्ड एवरीवन इन द विलेज। बातें फैल गई भाई साहब, एक तो क्लर्जी मैन के घर में घटना हुई और एक कहां हुई, मिसेस हॉल के घर में। हो क्या रहा है, साइंटिस्ट बिकेम अ सस्पेक्ट। अब क्या हो गया, साइंटिस्ट जो था वो सबके लिए सस्पेक्ट बन गया। जस्ट आफ्टर द रॉबरी ही गॉट द रेडी केस टू पे द आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर द रूम्स। मिसेस हॉल्स डाउट बिकेम स्ट्रॉन्गर व्हेन ही पेड द अमाउंट। ठीक है, अचानक से इधर क्या हुआ, रॉबरी हुई, इधर से ये हमारा साइंटिस्ट जो कहता है ये लीजिए पैसा। अबे तू कल बोला था तेरे पास पैसा ही नहीं है, और तुम तो कहा था जैसे ही पैसा आएगा मैं पैसे दे दूंगा, चेक भी तेरा आया नहीं, पैसे तेरे पास कहां से। अब उस समझ में आ गया, सब लोग यही सोच रहे थे कि मानो ना मानो भूत प्रेत है उस कमरे के अंदर कोई ना कोई। पर सबको सबसे ज्यादा सस्पेक्ट किसके था, ऊपर था, साइंटिस्ट के ऊपर। कॉल्ड द पुलिस। मिसेस हॉल आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग एज ही न्यू समथिंग वाज देयर इन व्हिच ही हैड हिज हैंड। अब उसे लग गया कि कुछ ना कुछ तो मामला है। मिसेस हॉल ने पुलिस वालों को बुला लिया, ठीक है, नहीं उसने उससे पूछ लिया तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। इतनी देर में
पुलिस वाले को भी बुला लिया गया था, ध्यान रखना ना, पुलिस को भी बुला लिया गया। ग्रिफिन इतनी देर में बोलता है क्या, यू आर आस्किंग हु आई एम एंड व्हाट कैन आई डू, लेट मी शो यू। वो बैंडेज निकालना शुरू करता है, गुस्सा तो उसको आता ही है। वो यूं यूं करके बैंडेज निकालता है, देखता है जितनी बैंडेज हट रही है उतना वो गायब हो रहा है ही नहीं। अब वहां भाई साहब ये सीन पूरे होटल में हो रहा है, और वहां पास में दो रामू और शामू पी रहे होंगे। रामू, बेटे क्या तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? शामू कहता है हाँ मुझे भी यही दिख रहा है। अबे चढ़ गई क्या? हाँ, ऐसा कैसा आदमी है जिसका सर ही नहीं है? अबे खतरनाक हो गया तो। हाँ, सर ही नहीं है। द कांस्टेबल जैफर वॉज सेंट फॉर, और वहीं पर कांस्टेबल जैफर साहब को बुला दिया। अब जैफर साहब आए भाई साहब, जैफर साहब वहां पहुंचे। जैफर साहब ने बोला मुझे ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। पर जैफर भी कम नहीं है। जैफर कहता है मैं भी हुड़ दबंग दबंग दबंग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जज साहब ने कह दिया कि अरेस्ट करना है मतलब करना है, आदमी का सर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लो भाई, ग्रिफिन स्ट्राइप्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, है ना, ऑल ट्राइड टू कैच हिम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेबल साहब भी कुछ नहीं कर पाए, ठोक पाट के सबको नीचे पटक दिया गया। जब कोई कांस्टेबल की मदद करने जाए तो थप्पड़े, मुक्के, लाते, कहां कहां सारी पता ही नहीं चल रहा, कहां कहां लग रही पता नहीं चल रहा। हाँ, तो भाई साहब खतरनाक मामला हो गया। इन दिस वे वन कुड होल्ड ऑन टू साइंटिस्ट, बट वंस अगेन वो वहां चला गया। कोई कह रहा है रोको रे, बट सेइंग एंड डूइंग वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आगे क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकेम फर्स्ट विजिबल? बताना है आपको। फर्स्ट विजिबल कैसे हुआ? बेयर फीट थे, स्टेप घर के ऊपर था, उसके मड में पैर पड़ गए थे, दो बच्चे उससे फैसिनेटेड हो गए। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Strange appearance थी, अवॉइड था, सोशलाइजेशन कर रहा था, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे, उसका चेहरा भी जो था ढका हुआ था। अगला, ग्रिफिन वॉज अ रादर लॉलेस पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What impression do you form of Griffin after reading the lesson Footprints Without Feet? A lawless person indeed wanted to invisible human body, swallowed drugs, turned invisible, became committing criminals based activities, burned landlord's house, stole money from shopkeeper, made theft at clergy's study, और सब चीजें आपको पता ही है। आगे देखते हैं। What extraordinary thing happened at the inn? ध्यान रखना, फर्नीचर का मूव करना, अंदर से आवाजें आना, मनी गायब होना, और क्लर्जीमैन के कमरे में चोरी होना। Why did Griffin decide to slip into big London stop? तो आप सबको पता है, ताकि वो वहां छुप सके, थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाए, थोड़ा वहां से उसको खाने पीने को मिल जाए, और थोड़ा कुछ नेक्स्ट प्लान के बारे में या उसके ऊपर की जगह बच जाए, छुपाने के लिए कुछ मिल जाए। What did the halls see in the scientist room? ठीक है, What did the halls see in the scientist room? साइंटिस्ट के रूम में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ना 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 साइंस हॉल है ना, ना ना ये नहीं देखा। हाँ, बैंडेजेस देखी, क्लोथ देखे, ठीक है। फ्लोर में एब्सेंस ऑफ द साइंटिस्ट था, विजिबल बॉडी, बॉडी तो नहीं दिखी होगी इसकी विजिबल, ठीक है। रूम एपियर दिख रहा था डिसऑर्डर्ड में, और जो रोज कपड़े पहनता था वो सब वहीं पड़े थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 7, बेटा जी मैं इसके सीधे क्वेश्चन बताता हूँ, मैं छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ 5 मिनट में, ये ज्यादा स्टोरी पढ़ने लायक है नहीं। रिचर्ड ब्राइट आप सबको पता है कैसा बच्चा है? रिचर्ड ब्राइट एक ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? रिचर्ड ब्राइट एक ऐसा बच्चा है मेरे बेटे, हाँ ठीक है, रिचर्ड ब्राइट एक ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि बचपन से ही बहुत क्यूरियस है। 2 साल की उम्र तक 25 तरह की अलग अलग बटरफ्लाईज उसने, पता है ना, क्या कर ली थी, अपने क्या कहते हैं उसको, बेसमेंट में रख ली थी। पूरा लाइफ साइकिल उसको पता था, ठीक है। और छोटा था तो उसके खेलने वाला कोई था नहीं, मम्मी ही उसकी कंपेनियन थी। वो अच्छा कलेक्टर था, कॉइन कलेक्ट करना, पुराने पत्थर कलेक्ट करना, फ्लोरा फ्यूना का ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है बटरफ्लाईज के अंदर अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कम होने लगा। मम्मी ने एक किताब ला कर दी, क्योंकि पिता इसके थे नहीं। बचपन से ही मम्मी जो थी माइक्रोस्कोपिक मशीन, कैमराज, छोटी छोटी ट्रिप्स पर लेकर जाना, बाइनोकुलर दिला देना, ये सब मम्मी ने किया। उसके बाद मम्मी ने उसको एक मोनाक एक्स ट्रेवल एक्स की बुक ला के दी, अगर पता हो तो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ, और उसने वहां से पता नहीं बटरफ्लाईज के बारे में सब कुछ और जानना शुरू किया, पता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 3rd क्लास के अंदर वो बच्चा जो है डाइनिंग टेबल पर बैठा था, ठीक है, और मम्मी कहती थी कि मैं उसके लिए काम ढूंढ लिया करती थी अगर उसके में काम नहीं होता तो। सबसे बड़ी बात थी ब्राइट सीखना चाहता था, ठीक है। उसने 20-25 स्पीसीज जो थी अपने पास कलेक्ट कर ली थी। एक डॉक्टर फ्रेडरिक जो है उर्गाहट कनाडा, टोरंटो कनाडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, जहां से उनकी किताब उन्होंने पढ़ी थी ना, ट्रेवल ऑफ मोनाक एक्स, उसके अंदर तितलियों को टैग करने की बात की गई थी। ये टैग करता था,
ठीक है, पर इसको लगा कि यार ये तो ज्यादा चलने वाला मामला है नहीं। फिर उसने क्या किया, मम्मी ने देखा कि इसका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो किताब ला कर दी। उसने किताब पढ़ी तो रियल साइंस क्या होता है वो भी ध्यान में आया। The aim behind collecting monarch, collected female monarch, पता चला कि फीमेल मोनार्क जो है वो कलेक्टेड फीमेल मोनार्क, ध्यान रखना, उसने फीमेल कलेक्टेड मोनार्क कलेक्ट करना शुरू किया। फिर उसने देखा कि मोनार्क यानी कि तितली का पूरा सिस्टम क्या होता है, पहले वो एक कैटरपिलर होती है, फिर वो पेपा बनती है, प्यूपा बन के फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग गया था 7वीं क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी किताबों से वगैरह नॉर्मल रहा। 7वीं क्लास के अंदर उसने एक साइंस काउंटी फेयर में भाग लिया और उसमें वो हार गया। ये साइंस काउंटी फेयर में भाग लेना और उसमें हार जाना, फिर उसे पता चला कि मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट शो किया था, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो बोला अगली साल देखो मैं क्या करता हूं। अगले साल भाई साहब उसे वास्तविक तौर पर समझ में आ गया करना क्या है। उसने वहां एक्सपेरिमेंट किया इंसेक्ट के ऊपर, और वहां पर सेवरल एक्सपेरिमेंट करता रहा, उर्गाहट से पूछता रहा, सब कुछ सजेशन खूब आए, और फाइनली रिजल्ट उसने दिखाया। हाई प्राइजेस स्कूल के अंदर उसको प्राइज मिला, और काउंटी साइंस फेयर के अंदर तीसरा नंबर, और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर उसको एंट्री मिल गई थी, पता है ना। ठीक है, आगे वाली ग्रेड के अंदर वो काम करता रहा डीजेस के ऊपर काम किया उसने कि मोनार्क मरती क्यों है। फिर उसने एक पता है छोटा सा बीटल और मोनार्क एक पॉट में डाल दी थी। फिर उसने देखा कि नहीं यार, इस बीटल की वजह से तो मोनार्क नहीं मर रही है, तो उसने कहा कि शायद इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। जब उसने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए भी उसको जियोलॉजी के अंदर शानदार एक प्राइज मिला। अगले उसने एक थ्योरी बहुत प्रसिद्ध देखी कि 2 प्रकार की बटरफ्लाईज होती हैं। ठीक है, 2 तरह की क्या होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं। और 2 तरह की बटरफ्लाईज में एक बात समझ में आई। ठीक है, 2 तरह की बटरफ्लाईज में एक बात समझ में आई कि कुछ लोग कहते हैं कि वॉइसरॉय नाम की बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क को कॉपी करती है। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो इसको पता चला कि वॉइसरॉय प्रोबेबली इसको कॉपी कर सकती है। उसका कारण क्या है कि एक बर्ड है जो क्या करता है, जितनी वॉइसरॉय खा सकता नहीं, ज्यादातर बर्ड जो होते हैं जो वॉइसरॉयज खाते हैं, तो और मोनार्क को नहीं खाते हैं, तो जितनी वॉइसरॉयज मिलेगी बर्ड खाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि एक बर्ड ऐसा भी है, हाँ, जिसका नाम है स्टारलिंग, वो सिर्फ मोनार्क ही खाता है। तो उसने कहा कि नहीं, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हाँ ऐसा हो, बाकी जरूरी नहीं है। इसके लिए भी उसको प्राइज मिला। फिर उसने 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट की क्या करी थी बेटा, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट की भी थ्योरी, उसके ऊपर भी रिसर्च करना शुरू किया। फाइनली उसे पता चला कि ये तो भाई एक हार्मोन स्ट्रक्चर है। और फिर उसने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो पूरी तरह से हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है। फाइनली उसने ये सब कुछ करने के बाद एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम किया। वहां काम करने के बाद उसको फर्स्ट प्राइज मिला। वो करता ही गया करता ही गया। फिर उसे एक्सरे फोटोज में दिखा कि अच्छा, डीएनए इज इक्वल टू केमिकल स्ट्रक्चर मतलब डीएनए मतलब कैंसर की बीमारी, बीमारी मतलब नर्व्स मतलब नाड़ियां, नाड़ियां मतलब सेल्स। ओ माय गॉड, ये तो सबसे बड़ा फोल्डेड साइंस की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। इसी इंसान ने सब कुछ ढूंढ के बता दिया, सेल्स काम कैसे करती हैं। इसी इंसान ने डीएनए सर्च कर लिया था। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई। और ये मत समझना कि ये कोई बहुत ज्यादा पढ़ाकू था, लेकिन ये अच्छा पब्लिक स्पीकर भी था, चैंपियन डिबेटर भी था, कैनोइस्ट भी था, ऑलराउंडर व्यक्ति था, और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के इस तरीके से इसने पूरा काम किया था। इसके एक टीचर थे वेहरर नाम के, सोशल साइंस पढ़ाते थे। वो कहते थे कि इब्राइट वास्तविक तौर पर एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाला बच्चा है, लेकिन कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से ही कंपटीशन है, खुद से ही कंपटीशन है। ये बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात है वो जीतना चाहता था, लेकिन जीतना किसके लिए, अच्छे काम के लिए, किसी और को हराने के लिए नहीं। ये बड़ी बात थी। ठीक है, और इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ था। आ जाओ, हाउ डिड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स प्रूव्स अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स लाइफ। इंटरेस्ट इन ट्रेवल, ये तो मैं पढ़ लेना क्योंकि मुझे थोड़ा खतरा है, मुझे लग रहा है लाइट नहीं चली जाएगी, है ना। दूसरा, हाउ डिड रिचर्ड्स ब्रदर हेल्प, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पढ़ लेना। ठीक है, मैं फटाफट इसके काम कर रहा हूं। ठीक है, what lesson does a bride learn when he does not win anything at the science fair। ये अच्छा क्वेश्चन है। what are the qualities to go into making of the scientist, आगे क्या लिखा हुआ है। what is DNA fingerprints, अगला रिचर्ड्स प्रोजेक्ट ऑन पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना, सारे बच्चे पढ़ के जाओ। ठीक है, नेकलेस, आप सबको पता है बेटा, मटिल्डा नाम की एक लड़की होती है जो कि क्लर्क की खानदान में पैदा हो जाती है, लेकिन उसकी शादी, उसके सपने बड़े होते हैं। कहती है मुझे तो राजकुमार लेने आएगा। कौन, राजकुमार, अरे भाई साहब राजकुमार, राजकुमार लेने आएगा। ठीक है, थॉट अबाउट रिच एंड लग्जरी,
कहीं ना कहीं लग्जरी और थॉट की बात करता है, फुल मेमोरी सॉरी फुल मनी एंड एक्सपेंसिव लाइफ की बात होती है, उसके दिमाग में तो ये है कि सब बढ़िया होना चाहिए। वो सोचती है कि नहीं, उसकी जिंदगी में पैसा ही पैसा होना चाहिए। लेकिन सही बताऊं तो उसकी जिंदगी में सब कुछ अपोजिट था। उसको ना तो कोई राजकुमार जैसा लड़का मिला, ना बहुत शाइनिंग वाइनिंग वाली गाड़ियां मिली, ना उसे दहेज में कुछ मिला, और ना ही बहुत पैसा शान शौकत मिली। समझ में आया कि नहीं आया? वहीं पर मटिल्डा नाम की जो लड़की है, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेमे फॉरेस्टियर। ध्यान रखना, मेमे फॉरेस्टियर, जिसको जेनी भी कहते हैं चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। वो उसकी फ्रेंड थी, वो उसके साथ पढ़ती थी, लेकिन वो बहुत पैसे वाली थी और मटिल्डा उससे बहुत जलती थी। घर पे आती थी स्कूल के बाद तो बहुत रोती थी कि मेरे अंदर मतलब क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। उसके दिमाग में ये था। डिनर टाइम, एक बार हस्बैंड क्या करता है, घर पे आता है और वो साथ में खाना खा रहे थे। लड़की के मन में है कि घर में टेबल वेबल सब शानदार होने चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए, पैसा ही पैसा होना चाहिए। लेकिन पतिदेव बेचारे पॉट पाई में ही खुश है। वो कह रहे हाँ हाँ, आज तो क्या शानदार पॉट पाई बनी है। लेकिन ये सोचती है घर में चांदी के बर्तन होने चाहिए। इनविटेशन, अब पतिदेव एक दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनविटेशन लेकर आता है कि चलो, लेकिन इतना कहती है, इनविटेशन कार्ड पढ़ती है और फेंक देती है, कहती है मैं तो नहीं चल रही। कि क्यों? मैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं पहनने को, इसलिए मैं नहीं जा रही। जाओ अपने किसी काम करने वाले, आपके साथ कोई काम कर रहा हो उसकी पत्नी को दे दो, शायद वो फिट हो जाएगी। तो हुआ क्या, वो वाले कपड़े पहन लो जो अपन लास्ट बार पहन गए थे। कि नहीं, मैं ऐसी इतनी महंगी महंगी औरतों में, महंगी महंगी औरतों का मतलब है पैसे वाली जो घर की खानदान की औरतें आएंगी, है ना, उनके बीच में मैं गंदी लगूंगी, मैं नहीं जा रही। तो क्या करना है कि मुझे कपड़े चाहिए। फाइनली वो कपड़े मांगती है भाई साहब। पतिदेव कहते हैं ठीक है फिर रो मत, मुझे बताओ कपड़े कितने में आएंगे। तो अचानक से तो नहीं बोलती, लेकिन कहती है कपड़े 400 फ्रैंक्स में आएंगे। 400 फ्रैंक्स नाम सुनते ही पतिदेव के तो डबका पड़ गया एकदम से। हैं, 400 फ्रैंक्स का मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 32,667 रुपए होते हैं। 32,33,000 रुपए की ड्रेस मांगी उसने। पति ने फिर भी बोला ठीक है मैं दिला रहा हूं, लेकिन डिसेंट लेना, ध्यान रखना। इतना पैसा बेचारे ने उसने अपनी गन खरीदने के लिए लिया था, क्योंकि उसको एक चिड़िया होती है उसको हंट करना था। अगेन नाउ व्हाट हैपेंड, 2 दिन बाद तो फिर नाटक करने लगी। क्यों? क्योंकि इस बार क्या बोल रही है, अब 2 दिन और रहे। तो पतिदेव बोल रहे अब क्या हुआ डियरी, तुम्हें बताओ। तो कहती है मैं तो नहीं जा रही। कि क्यों? अब तो 33,000 रुपए की ड्रेस भी बन गई। मन के अंदर तो ये चल रहा है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। अब शादी पार्टी अटेंड करने के लिए ज्वेलरी भी दिलानी पड़ेगी, है ना। तो वो कहता है कि एक काम करो, तुम्हारी फ्रेंड से हेल्प क्यों नहीं लेती? वो कहती है अरे वाह ग्रेट आइडिया। फाइनली वो जाती है अपनी दोस्त मैमे फॉरेस्टियर के पास, जिससे वो जलती थी। आज गई, भाई साहब फाइनली उसको एक शानदार डायमंड, ब्लैक डायमंड नेकलेस पसंद आता है, ठीक है। और फाइनली ब्लैक डायमंड नेकलेस पसंद आता है। मटिल्डा बिकेम अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मटिल्डा खूबसूरत बहुत थी, गजब खूबसूरत थी, ठीक है। पूरी पार्टी में वही वही सब लोग चाह रहे हैं कम से कम एक बार हाथ तो मिलवा दो, बात तो करवा दो, ये मोहतरमा कौन है। 4 बजे की बात है भाई। वापस सुबह सुबह वो घर आते हैं, रात को पूरी नाच रही बावड़ी होकर, गाना चल रहा है, जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। परवाह तो कैसे नहीं, बेचारा आदमी सो गया है साइड में, है ना। शॉक टू सी हरसेल्फ इन द मिरर। वो चेंज करने जाती है और अचानक से कहती है ओह माय गॉड मेरे पास तो नेकलेस ही नहीं है। पतिदेव आकर क्या 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 बोली? तो वो मैमे फॉरेस्ट्री का नेकलेस। तो ये कैसे हो सकता है? कपड़ों में ढंग से चेक करो, बालों में चेक करो, सब तहे वहे हटाता है बेचारा। बाकी सारे कपड़े पड़े तो वहीं पे देखता है, कहीं नहीं मिलता। अब हस्बैंड क्या परेशान हो जाता है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट वगैरह सब देते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, कुछ नहीं होता। फाइनली वो कहते हैं अब हमें इसका डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट का मतलब समझते हो बेटा? डुप्लीकेट का मतलब होता है हू बहू, हू बहू। फाइनली वो पता करते हैं 40,000 रुपए का, नहीं 40,000 फ्रैंक्स का। 400 फ्रैंक्स मतलब 32,000 रुपए होते हैं। 40,000 का मतलब 32 लाख रुपए होते हैं। अब भाई साहब 40,000 रुपए की वो फ्रैंक्स होती हैं। 36,000 में फाइनली डिसाइड होता है कि 36,000 में मिल जाएगा, ठीक है। 4,000 का कंसेक्शन मिल जाता है। उसके पास 18,000 फ्रैंक्स तो अपने पुश्ते नहीं पड़े हुए होते हैं, वो बेच देता है, ठीक है, वो बेच देता है। और फाइनली कुछ और पैसे लोगों से लेता है। 10 साल लग जाते हैं उसको ये पैसे उतारते हुए। मटिल्डा अपना पहले सबसे पहले घर बेचती है, बच्चों को वहां से निकालती है, खुद अब रसोई का काम कर रही है, घर से मेड निकाल दी है, अब पानी खुद भरती है, कपड़े धो रही है। एक दिन अकेले बैठे बैठे सोचती है काश मैं उस दिन नहीं गई होती। ये तो बात सीधी सीधी है मेरे दोस्तों। कबीरदास जी बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं कि करता था तो क्यों रहा,
अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए कबीरा, आम कहाँ से पाए। रेंटेड हाउस में जाना, वहां काम करना, पतिदेव का शाम को काम करना, एक्स्ट्रा वर्क करना, 10 साल लग गए। जिंदगी मटिल्डा खूबसूरत नहीं रही, उस हार्ड हो गई है, उसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई है। एक दिन अचानक से वो देखती है कि उसकी फ्रेंड मेमे फॉरेस्टर रोड पे जा रही है, तो कहती मुझे उससे बात करनी चाहिए। कहती नहीं नहीं, वो मुझे पता नहीं क्या सोचेगी, है ना। और फाइनली वो कहती है नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए। फाइनली वो जाती, कहती है फॉर हाय जेनी। कहती सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। कहती आई एम योर फ्रेंड मटिल्डा। ओह माय गॉड मटिल्डा, हाउ डू यू लुक, कैसी दिख रही हो तुम, ये क्या कर दिया तुमने। कहती है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। वो बेचारी मैं फॉरेस्टर बोलती मैंने क्या किया कि तुम्हें पता, तुमने मुझे बॉल पार्टी के लिए, मिनिस्टर की पार्टी में मैं जा रही थी, तुमने मुझे अपना नेकलेस दिया था। कहती है हाँ मुझे पता है कि मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज इट पॉसिबल सिंस यू हैव रिटर्न इट टू मी, तुमने मुझे ये वापस दे दिया है, तुम्हें कैसे पता। तो कहती है वो डुप्लीकेट है और मुझे उसके पैसे उतारने में 10 साल लग गए। और मैमे फॉरेस्टियर मुंह पे हाथ रख के कहती है तुमने मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए डायमंड का नेकलेस खरीदा। कहती हाँ। उसके हाथ पकड़ कहती है ओ माय डियर मटिल्डा, ये क्या किया, मेरा नेकलेस नकली था, 500 रुपए, 500 फ्रैंक्स भी उसकी कीमत नहीं थी। फाइनली चैप्टर खत्म हो जाता है और इसका मतलब होता है पहले करने से पहले सोच लो, बाद में पछताते हो। पाछे दिन पाछे गए, हरी से कियो ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। Why was Matilda always unhappy? पता ही है सबको, आपको ये पढ़ा। अगला क्वेश्चन, What fresh problem now disturb Memeloisel? ड्रेस आ गई थी, ज्वेल चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, How is the problem of necklace solved? उसके दोस्त से नेकलेस ले लो, पतिदेव ने कहा था। अगला, How did Loisels manage to pay for the necklace? आप सबको पता है, एक्स्ट्रा वर्क किया था, हाई इंटरेस्ट पे पैसा लिया था, सब पता है। What did Matilda do to gain time for returning the diamond necklace? आपको पता है उसने क्या किया था, एक लेटर लिखा था, फिर एडवर्टीजमेंट दिया था, वगैरह वगैरह। Why was Matilda's friend astonished to see at her in the end of the story? मत पढ़ना, छोड़ दो, पढ़ लो कोई बात नहीं। भोली, सबको पता है भोली 10 महीने की थी तब कोर्ट से नीचे गिर गई थी, उसके ब्रेन पे कुछ लग गई थी। नंबरदार लाल के 7 बच्चों में सब छोटी बच्ची थी, ठीक है। उसके पापा नाम था नंबरदार रामलाल, भोली सबसे छोटी थी, 10 महीने की थी तब क्या हुआ था, कोर्ट से नीचे गिर गई, उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो था उसको डैमेज हो गया था। 2 साल की थी तब उसके ऊपर एक स्मॉल पॉक्स बीमारी का अटैक हो गया था। बात है कि नहीं, पूरा शरीर जो है ब्लैक 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 पड़ गया था। टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की उम्र तक शी कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाई। और जब बोलना शुरू किया तो सब उस पर हंसते थे क्योंकि वो स्टैमर करती थी, ठीक है। ऑल मेड फन ऑफ हर, एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। सब उसके मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो कम बोलती थी। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड वाइज। सही बताऊं तो वो बिल्कुल भोली जो थी ना, हेल्दी और वाइज थी, एक्सेप्ट भोली ऑलमोस्ट, यानी कि ईच ब्रदर एंड ईच सिस्टर वर मैरिड एंड सेटल्ड। हर किसी की शादी लगभग लगभग ठीक ही थी। राधा की हो गई थी, मंगला की सेटल थी, चंपा की करनी थी और भोली की करनी थी, ठीक है। बाकी सब ठीक थे, लेकिन भोली में थोड़ी प्रॉब्लम थी। जिस समय भोली 7 साल की थी, नहीं भोली 7 में से सब छोटी थी, और मंगला की हाँ भोली जिस समय 7 साल की थी उस समय मंगला की शादी हुई। और उसी समय उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था, याद है, जिसको हमारे क्या कहते हैं तहसीलदार साहब जो हैं वहां पर आते हैं क्या करने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए। वो नंबरदार रामलाल को कहते हैं कि तुम भाई अपनी छोकरियों को भेजो, तुम यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो। क्या बोला है, रेवेन्यू ऑफिशियल। और रेवेन्यू ऑफिशियल का मतलब समझते हो, रेवेन्यू ऑफिशियल का मतलब होता है राजकोषीय अधिकारी। ध्यान रखना, पूछ लेंगे, ठीक है। His wife denied saying who would marry her school going girls. जब पति ने आकर पूछा क्या कहती हो तुम क्या कहती हो, अब तहसील साहब ने बोला है कैसा करना है, तो बोलते तुम पागल वागल हो गए हो क्या, है माथा खराब खराब तो नहीं तुम्हारा, छोरियों को स्कूल भेजोगे यहाँ पे काम खराब हो जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं भेजना, कोई जरूरी नहीं है। ओ भाई साहब ऐसे कहकर छोड़ दिया। सेंड भोली टू स्कूल वॉज सॉरी एज वन, नहीं, नो वन इज गोइंग टू मैरी हर फॉर शी इज अगली एंड लैक ऑफ सेंस। बात समझ में आई। अब क्या होता है आगे देखो, जर्नी टू द स्कूल।
अगले दिन उसको घर लेके जाते हैं, तो चल मेरे साथ चल। अब भोली को लगता है शायद मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे घर के अंदर पहले एक गाय थी, उसको ही बेच दिया था, वो डर गई बेचारी, उसको लगता है मुझे ही बेच रहे हैं। लेकिन फाइनली उसको स्कूल ले जाते हैं तैयार वैयार करके। वो स्कूल पहुंचती है, देखती है कि मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ पे, मेरे जैसी और भी लड़कियां बैठी हुई है, कोई तो मेरी दोस्त बन जाएगी। लेकिन वहां पर जो टीचर उसे मिली वो बड़ी गजब थी। टीचर ने जो पढ़ा हुआ है टीचर, उसको तो कुछ समझ में आ नहीं, वो तो दीवारों पे देख रही है कि हाँ 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 क्या फोटोज है, वाह ये तोता मेरे घर के पास बैठता है, बकरी ओहो हमारे पड़ोस में, ये वो बांद्रा, ये वो, और ये घोड़ा, इस पे तहसीलदार बैठ के आए थे, और ये हाँ, और इधर कौन है, मैडम तुम्हारा नाम क्या है बेटा, भो 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 भो, और सब बच्चे हंसने लगते हैं और वो रोने लगती है। ठीक है, सब अब छुट्टी हो जाती है और फाइनली सब बच्चे घर चली जाती है, लेकिन भोली अभी भी कॉर्नर बैठी है। मैडम पूछती है बेटा बताओ भोली, ओ भोली, कहती बेटा अपना नाम बताओ, और भो 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 भोली। अचानक से उन्होंने भोली बोला, उसको लगा पता नहीं कितना ही बड़ा उसने एक टारगेट पूरा कर लिया हो, ठीक है कि नहीं। फाइनली वो भोली बोलकर रिलीव महसूस करने लगती है और अंततः वो बोल देती है। अब मेरी बात सुनो ढंग से बेटा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि उसे कह दिया, मैडम ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे मन में जो फियर है वो सब निकाल के रख दो, ये बुक पढ़ना, ये पढ़ोगी, एक नई बुक और दूंगी, फिर वो पढ़ोगी, फिर और एक बुक दूंगी। एक दिन तुम्हारे से सब लोग तमीज से बात करेंगे और तुम बिना बिना स्लाइटेस्ट स्टैमर के बिना बोलोगी, चिंता मत करो। भोली कहती है, कहती हाँ बस तुम्हें स्कूल आना है, आओगी ना, कहती है जोर से बोल के दिखाओ, यस। बोली जैसे यस बोलती है तो उसके मन में ऐसा आता है गुमान जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। अब देखो बेटा, विलेज अब धीरे धीरे टाउन बन चुका है, भोली रोज स्कूल जा रही है, किसी को पता नहीं है कि भोली लगभग 16-17 साल की हो गई है। विलेज टाउन बन चुका है, वहां पर एक थिएटर लग गया 10 शेड में, एक मेल ट्रेन भी वहां आने लग गई, और प्राइमरी स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल बन गया। भोली बड़ी हो गई है और किसी को नहीं पता कि भोली अब सही बोलती है, किसी को नहीं पता। बहुत साल बीत चुके हैं, ठीक है। अब एक दिन मम्मी पापा घर पे बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं फिर, मैं बिशंबर नाथ का प्रपोजल स्वीकार कर लूं, तो कहती हाँ हाँ करो, इसमें क्या तकलीफ है, कि नहीं नहीं फिर पता नहीं कि भोली क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगी बेवकूफ कहीं की, तुम कर लो, मैं कह रही हूँ कर लो। पेरेंट्स टॉक अबाउट भोली इज गेटिंग मैरिड टू बिशंबर नाथ, और वेल टू डू ग्रोसर भी है, वो भाई साहब बड़ी पार्टी लेकर आ जाता है। ये कहती है तुम्हें पता ही है बैंक बैलेंस है, उसको पता भी नहीं है कि भोली ऐसी है, करवा दो शादी, कुंवारी मर जाएगी चोरी। रियलिटी एक्सपोज। अब भाई साहब पंडित जी बैठे हुए, पंडित जी कह रहे हैं वर वधु को माला पहना है, वधु को लेकर आए हैं, वधु को माला पहना है। जैसे ही वर वधु को माला पहनाने लगता है उसका हाथ ही अटक जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई भोली के पल्लू खींच लेता है, और पल्लू के क्या हो जाता है, नहीं भोली क्या होता है, पल्लू ऊपर हो जाता है और पूरे मुंह पर ब्लैक मार्क्स है। वो वापस खींच के नीचे करती है, इतनी देर में बिशंबर नाथ को दिख जाता है। और बिशंबर नाथ तुम्हें पता है एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, ठीक है, 45-50 साल की उसकी उम्र है, लंगड़ाता भी है। उसको दिखता है और वो कहता है मैं तो उसको माला नहीं पहनाऊं। अपने दोस्त पास में खड़े होकर बोलता तुम देखा उसके मुंह पर पोक मार्क्स हैं। तो वो दोस्त भी कम नहीं, वो क्या बोलता है, अच्छा बेटा तो क्या हो गया, तू कौन सा जो नौजवान है, वो तो सिर्फ फिर भी 16-17 साल की है, तू तो कहता है कुछ भी हो जाए 5,000 से अगर मुझे डावरी देंगे तो मैं शादी करूंगा। 5,000 की डावरी मांग लेता खुले। बिशंबर नाथ कहता है 2,000 ले लो, क्या नहीं 5,000 नहीं तो मैं वापस जा रहा हूं। कह रहा ऐसे मत करो। फाइनली जिस दूसरे वो जब माला पहनाने लगता है, बिशंबर नाथ 5,000 रुपए लाकर पैरों में रखता है, पगड़ी सर वाली पगड़ी पैरों पर रखता है और 5,000 रुपए लाकर रखता है, तो वो माला पहनाने लगता है। इस बार भोली सीधा पल्लू हटाती है और पल्लू तो हट जाता है उसका दूसरी बार, और सीधा माला को यूं करके फेंकती है और माला सीधी जाकर स्वाहा हो जाती है। जैसे ही माला स्वाहा होती है जैसे ही माला स्वाहा होती है मेरे बेटे, ठीक है, क्या होता है, माला जैसे ही स्वाहा होती है, कहती पिताजी टेक योर मनी बैक, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। और सब लोग देखते रहते हैं, पापा पापा क्या बोली, पापा पिताजी बोलने वाली कह रही है, पिताजी, हाँ पापा पापा पिताजी कहने वाली पिताजी बोल रही है और इतनी फास्ट बोल रही है। ओ भाई साहब सबके लट्टू लग जाते हैं, कहते ये क्या हुआ आज। वो कहती है पैसा वापस ले जाओ पापा, मैं इस डोकरे से, लंगड़े से, इस कंजूस मक्की चूस से शादी नहीं करूंगी। पापा कहते छोरी कुछ तो इज्जत रखते थे। पापा इज्जत की बात कर रहे हो, आपकी इज्जत की वजह से इस आदमी शादी करने की मैंने हाँ भरी थी, पर अब कभी नहीं, इस 2 कौड़ी के आदमी शादी नहीं करूंगी, ध्यान रखना। और इतनी देर में पास में वो लोग बातें करने लगते हैं, क्या कितनी बेशर्म है, कितनी बेशर्म है, हमने सोचा था भोली का है, भोली का है, भोली का है। हाँ तो सही कह रही होगा कि आपको लगा था कि मैं भोली गाय हूं इसलिए आप लोग मुझे इस क्रिएचर को थमाने को तैयार हो गए थे, है ना।
लेकिन आपकी यह भांकी जाने वाली गाय बोल रही है। आपको कुछ और सुनना है, हैं? सुनाओ कुछ और। ओ भाई साहब, काकी बिल्कुल चुप कर, ओ भाई साहब कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना। और अंततः सब लोग जो होते हैं वहां से चले जाते हैं और भोली कहती है पापा आप चिंता मत करो। बिशंबरनाथ अपनी पार्टी लेकर वापस चले जाता है। बारात के पपुड़िया बजाने वाले, ढोल बजाने वाले भी सोचते हैं कि हाँ विदाई हो रही है, वो वापस पौ पौ बजाना शुरू कर देते हैं। और फाइनली वो कहती है पिताजी चिंता मत करो। जब पापा ये कहते हैं तेरा क्या करना है, तो बोलते हैं चिंता मत करो, आपकी और मम्मी की बुढ़ापे में सेवा करूंगी और उस जगह पर पढ़ाऊंगी जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है ना मैम। और इस शादी में उसकी मैम भी आई है और मैम के आंखों में एक स्माइल है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो वास्तविक तौर पर एक आर्टिस्ट हो और जिसने कभी मास्टरपीस बनाया हो, उसको सिर्फ वही समझ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। अगला, व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। ये तुम्हें अपने आप देखना है, ठीक है। Why do Bholi's parents accept December's marriage proposal? और अगला क्वेश्चन है why did Bholi's parents play an important role in changing the life, changing the course of her life? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे लिखा आता है कि मैरिज क्यों नहीं हुई। पहले भोली ने शादी के लिए हाँ बोल दिया, फिर उसने मना क्यों कर दिया। और आपको भोली के बारे में लिखना है पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आप सबको पता है बेटा जी, मैं छोटा सा बताऊंगा और कुछ भी नहीं। 3 कहानियां बताऊंगा, इसमें 3 कहानियां हैं। मार्स वाले लोग अर्थ पर आना चाहते हैं, उन्हें मार्शियंस कहते हैं, इन्हें अर्थलिंक्स कहते हैं, पता है। मार्स पर बैठे हुए लोगों में सबसे ज्यादा हेड कौन है, थिंक टैंक, याद है कि नहीं। उसके साथ कौन काम कर रहा है, नूडल, आयोटा, कैप्टन आयोटा, ऊप और ओमेगा, ये 3 जने जो हैं वो कहाँ हैं, धरती पे आए, बिल्कुल ठीक है। और धरती पे आकर उन्होंने क्या किया, चेक किया। वो किसी लाइब्रेरी में घुसे, उन्हें पता नहीं चल रहा है। वो पूछते हैं थिंक टैंक से ये क्या है, थिंक टैंक कहता है ये पक्का सैंडविच है ना, और तुम लोग किसी खाने की जगह पर हो। इसी समय ऊप कहता है ये तो टोपी है। फिर नूडल बोलता है कि सर ये आई कम्युनिकेशन है, नहीं कम्युनिकेशन है, तो कान पे लगाते हैं, कुछ सुनाई नहीं आता है। फिर आई कम्युनिकेशन है। फाइनली वो विटामिन खाते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ तो मामला कुछ और है। और फाइनली आप सबको पता है कि 3 इसमें बातें हैं। और सबसे पहला कौन सा है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी हाउ डज योर गार्डन ग्रो, याद है कि नहीं। हाँ, मिस्ट्रेस मैरी हाउ quite contrary how does your garden grow with cocal cells and silver bells all the pretty maids all in row, ये पढ़ा, ठीक है। और ऊप इसका क्या मतलब निकालता है, कहता है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी हाउ डज योर गार्डन ग्रो। कहता है कि मिस्ट्रेस मैरी जो कि बिल्कुल बावड़ी सी है, उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा गार्डन कैसे उगता है। तो कहती है कि विद कोकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, कोकल सेल्स एंड सिल्वर, बेटा चांदी होती है ये, हाँ, और कोकल सेल्स वो शंख, विद सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन रॉ। तो हमारा इस ऊप क्या मतलब निकालता, कहता है हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स आर ग्रोइंग इन द गार्डन, है ना। वो देखता है, वो कहता है कि अरे देखो गोरी गोरी जो नौकरानियां हैं, लड़कियां हैं, वो क्या हो रही, गार्डन में उग रही हैं, ठीक है। इसका वो मतलब निकालता है। इसी समय हमारा थिंक टैंक कहता है बेवकूफ वो हंसो मत, अर्थलिंक्स ने अपने, देखो हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने माइनिंग और फार्मिंग साथ में कर लिया है, देखा नहीं क्या, सिल्वर बेल्स, आज वो सिल्वर उगा सकते हैं, कल को वो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। अगला आयोटा तुम पढ़ो, अगला क्या लिखा हुआ है। अब आयोटा पढ़ती है, आयोटा पढ़ती है। आयोटा कहती है सर हे डिटेल डिटेल, कहती है सब खराब हो गया सर, कब खराब हो गया। अ कैट एंड द फीडल, एक कैट है जो बहुत नाटक कर रही है। द काऊ जम्प्ड ओवर द मून, द काऊ जम्प्ड ओवर द मून, द काऊ जम्प्ड ओवर द मून, गाय मून पर कूदी, मून बराबर मार्शियंस। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच अ स्पॉट, और छोटा सा कुत्ता धरती पर इस गेम को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। इसका मतलब कुत्ता टीवी भी देखता है, वाह। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और थाली चमचे के साथ भाग गई। और भाई साहब हमारा ऊप जो कि जॉनी लीवर है, वो हंसते हंसते क्या बोलता है, कहता है इमेजिन द डिश रैन अवे विद स्पून, कहता देखो थाली और चम्मच का अफेयर चल रहा था, थाली चम्मच के साथ भाग गई, वाह। इसका भी वो मतलब निकालता है। ये होता है अधूरा ज्ञान, खतरनाक होता है। और वो कहता रहा सो मत निकम्मो, देखा नहीं तुमने, ये तो और ज्यादा अलार्मिंग है। इन लोगों ने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी स्पेस टेक्निक सिखा रखी है, देखा नहीं, काऊ जम्प्ड ओवर द मून। इसका मतलब इंटरप्लांटरी अटैक होने वाला है, इंटरप्लांटरी अटैक होने वाला है ना। नेक्स्ट कोड, ऊप तुम पढ़ो। अब ऊप तो इस पूरे चैप्टर का सबसे खतरनाक आदमी है। वो कहता है हाँ मैं पढ़ता हूँ ना सर, बिल्कुल। वो कहता है कि हमटी डम्टी सैट ऑन द वॉल, कहता है सर हमटी डम्टी ऊपर बैठा था। हमटी डम्टी कैसा दिखता है पता है, और हमटी डम्टी कैसा दिखता है पता है, और तुम्हें पता है थिंक टैंक कैसा दिखता है,
थिंक टैंक कैसा दिखता है? थिंक टैंक भी दिखता है ऐसा, ठीक है, थिंक टैंक भी दिखता है ऐसा। तो उसे क्या लगता है ये तो मैं हूं। वो कहता है सर थिंक टैंक हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल सर, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हम्टी डम्टी सर बहुत जोर से हिटा पड़ गया सर, बहुत जोर से हिटा पड़ा सर। ऑल द किंग्स मैन एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। कहते हैं हम्टी डम्टी के सारे हॉर्सेस, सारे के सारे मैन वापस कभी नीचे नहीं देख पाए सर, उसने वापस ऊपर नहीं बिठा पाए सर। सर हम्टी डम्टी की फोटो देखो सर, देखो सर, देखो सर हम्टी डम्टी। तो कहता अरे निकम्मो इट्स मी, ये तो मैं हूं। अरे ये क्या कर दिया, इसका मतलब धरती वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, भागो वहां से, सब निकल जाओ। हम्टी डम्टी एम्टी एम्टी सब निकल जाओ। कहता है आयोटा ऊप ओमेगा सब निकल जाओ, पोछा लगा के आना धरती पर, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलने चाहिए, हॉर्स ने भी पकड़ा गया था, तुम भी फटाफट निकलो। और वो कहता नूडल तुम स्पेस कैप्सूल बनाओ फटाफट से, यहां से निकलना। वो कहता सर जाएंगे कहां? कहते जहां पे भी जाएंगे तू निकाल, हाँ तू निकाल। कहता सर कैप्सूल कौन सा? आई बुकॉम लाऊं सर, पैरासिटामोल। कहता बेवकूफ, उड़ने वाला कैप्सूल। कहता अच्छा। कहता कहां जाएंगे? कहता अल्फा सेंचुरी जाएंगे, लाखों किलोमीटर दूर है यहां से। फाइनली वो वहां से चले जाते हैं, वो मार्स भी खाली कर देते हैं, अपना खुद की जगह छोड़ के चले जाते हैं, धरती से वो निकल जाते हैं, मार्स भी चले जाते हैं। इसे कहते हैं क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब क्या होता है? दिस वे, नर्सरी बुक, मदर गूज नाम की बुक होती है जो लाइब्रेरी में उन्हें मिलती है। और फाइनली वो उसने हमारी धरती को बचा लिया मार्शियंस के अटैक से। व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक? ये अपने आप देख लेना, बताया सैंडविच वगैरह बताया। नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना। नूडल कभी भी ऑफेंड नहीं करता था। आगे देखो बेटा जी, हाउ डज थिंक टैंक एक्सप्लेन द बुक्स टू हिज प्रोब क्रू? अगला, व्हाई डू द स्पेस प्रोब क्रू टेक विटामिन? और अगला, थिंक टैंक को अपने शब्दों में आपको इंक्लूड करना है। और ये है थिंक टैंक के बारे में और ये नूडल के बारे में, ये तुम्हें अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। आगे देखो, ये अच्छा, ये वाला तो पूरा था नूडल के बारे में, ये था पूरा थिंक टैंक के बारे में। मेरे दोस्तों तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो वाला, तुम्हारे लिए आ जाओ, काम करते हैं फटाफट से, है ना। चलो शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं। आओ मेरे दोस्त, क्या है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्या है। आओ, इसमें 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ाऊंगा नहीं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। द थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव द अर्थ। काम कंप्लीट, डन बेटा जी, आपका काम कंप्लीट हुआ। अब मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहेंगे। और एक लास्ट बात आपको कहे जाता हूं, ढंग से सुन लेना। एक लास्ट बात आपको कहे जाता हूं, ढंग से सुन लेना, ठीक है? ठीक है, आपको लास्ट बात कहे जाता हूं, ढंग से देख लेना। हमने क्लास 10th नहीं, हमने सेशन 2026 के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं बेटा जी, ठीक है। हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर हमारी एप्लीकेशन जुड़ना चाहता है, NEW20 लगाकर वो हमारा क्लास 9, 10, 11, 12 का कोई भी कोर्स ले सकता है। आप हमारे नए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम 100% आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 100% हम आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, 8560830277 पे हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये और कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। ये हमारे कंपटीशन चैनल वाला QR कोड है, ये मेरा सोशल मीडिया का कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर मैं एग्जाम से एक दिन पहले लाइव आऊँगा, और वो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।